जीवन बीमा पॉलिसी तो ले ली है, लेकिन उसके बाद आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आज हम जानेंगे इसके बारे में विस्तृत रूप से। और कितनी जगह आपकी एलआईसी पॉलिसी काम आती है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहे हमारे इस वीडियो की सीरीज में। मैं उपेंद्र, भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा अशोकनगर से आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले हम बात करेंगे आपके द्वारा रखने वाली सावधानियां, बाद में हम बात करने वाले हैं आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं उस पॉलिसी के थ्रू। तो सावधानियों के हम टॉपिक में यदि बात करें तो पहली सावधानी आपको रखनी है, यदि बच्चों के नाम पर आपने जीवन बीमा पॉलिसी ली है और अब वो बालिग हो चुके हैं या बालिग होने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी वो बालिग हो जाए तो उस समय उस पॉलिसी में नॉमिनेशन आपको कराना है। नॉमिनेशन, इससे क्या होगा कि भगवान ना करे यदि कोई कैजुअलिटी होती है तो बिना ओपन टाइटल हुए आपको नॉमिनी जो भी बनेगा बेटे केस में उसका क्लेम आपको मिल जाएगा। और दूसरा, पहले से नॉमिनेशन करा रखा था, एग्जिस्टिंग पॉलिसी है कोई भी आपकी, लेकिन अब जो आपने नॉमिनी बनाया हुआ था वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो आज ही उस नॉमिनी को चेंज करा लें। क्योंकि ऐसी दशा में यदि बीमा धारक के साथ कोई भी मिसहैपनिंग होगी तो आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि बच्चों के केस में है तो नॉमिनेशन कराना ही है, और यदि पहले से नॉमिनेशन था लेकिन दुर्भाग्यवश नॉमिनी अभी जिंदा नहीं है तो आप उसमें नॉमिनेशन चेंज करा लें। दूसरा आपकी सावधानी रखनी है वो है एडीडीवी राइडर का। एडीडीवी राइडर ये अपनी बेटे अथवा बेटी की पॉलिसी में शामिल कर लें। जैसे ही बच्चा 18 वर्ष पूर्ण कर लेता है, ये राइडर की सुविधा आपको एलआईसी द्वारा प्रदान करी जाती है। इसके तहत होता यह है कि निश्चित रूप से थोड़ी रकम तो बढ़ जाती है पॉलिसी में, लेकिन आपको एक्सीडेंटल का बेनिफिट तो मिलता ही है, साथ में विकलांगता बेनिफिट भी आपको आपकी बेस पॉलिसी के समय शॉर्ट के मुताबिक उसमें जुड़ जाता है। जैसे कि यदि आपने 5 लाख रुपए की समय शॉर्ट की बीमा पॉलिसी ले रखी है तो आपको दुर्घटना बीमा के तहत 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि अब उस पॉलिसी का मूल्य हो जाएगा 10 लाख रुपए। और वहीं विकलांगता बीमा भी आपको 5 लाख रुपए का मिल जाएगा, जिसके तहत यदि दुर्भाग्यवश आप विकलांग हो जाते हैं किसी एक्सीडेंट के थ्रू तो आपको विकलांगता के तहत समय शॉर्ट का 10% अगले 10 वर्ष तक मिलने वाला होता है, यानी कि इससे आपको विकलांगता बेनिफिट भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और ये एक्सीडेंट अथवा विकलांगता का जो बेनिफिट है, ये घटना घटने के 180 दिन के अंदर वो कैजुअलिटी आपके साथ हो जानी चाहिए। यदि विकलांगता आए तो एक्सीडेंट होने के 180 दिन के अंदर आ जाए, और यदि मृत्यु होती है तो वो एक्सीडेंट होने के 180 दिन के अंदर यदि हो जाती है, तब जाकर आपको इस राइडर का लाभ दिया जाता है। तो एडीडीबी राइडर शामिल कर लें। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है एनईएफटी का। जब भी आप बच्चों के नाम पर पॉलिसी लेते हैं उस दशा में बच्चे की पॉलिसी में बैंक खाता शामिल नहीं करा जाता आज भी। तो जैसे ही बेटा अथवा बेटी 18 वर्ष पूर्ण कर ले तो आपको एक सावधानी ये भी रखनी है कि अपनी जिस शाखा से आपने पॉलिसी ले रखी थी उस शाखा में जाकर बच्चे की पॉलिसी में एनईएफटी डिटेल मेंशन करवा दें। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि आपने अभी कोई बीमा लिया या पहले से कोई बीमा पॉलिसी थी उसमें नेफ्ट रजिस्टर्ड भी है, लेकिन गलती से आपका जिस खाते में पेमेंट जाना था या जो खाता आप संचालित करते थे वो आज की दशा में फ्रीज हो गया है या उस खाते को आपने बंद कर दिया है, तो उस खाते को जाकर अपनी नजदीकी शाखा में चेंज करा लें, ताकि मैच्योरिटी अथवा एसबी क्लेम अथवा अन लोन की फैसिलिटी जब भी आप पैसा एलआईसी से लेने वाले होंगे उस दशा में आपको समस्या नहीं होगी। तो एनईएफटी डिटेल आपको चेंज कर लेनी है। चौथी सावधानी रखनी है एड्रेस की। जिस समय आपने बीमा लिया था उस समय आपका पता कुछ और था, लेकिन वर्तमान समय में आपका रेसिडेंशियल एड्रेस बदल गया है। उस दशा में आप उसमें परिवर्तन कर दें, क्योंकि समय समय पर एलआईसी द्वारा आपको लेटर भेजे जाते हैं जो कि निर्धारित पते पर जो आपने पहले मेंशन कराया हुआ था उसी पर जाते हैं। होता यह है कि यदि आपने अपने पते में परिवर्तन कर लिया है
तो अब वो लेटर आपके पास रिसीव नहीं हो पाएगा। इससे लिए आवश्यक है कि आप अपनी LIC पॉलिसी के एड्रेस में भी परिवर्तन करा लें, जिससे कि लेटर जहां आप रह रहे होंगे उस निर्धारित स्थान पर भेजा जा सकेगा। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है मोबाइल नंबर का। लोग बाग मोबाइल नंबर लगातार चेंज करते रहते हैं, जो कि उनको सूचना नहीं मिल पाती उससे। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी आपकी पॉलिसी में जो भी मोबाइल नंबर डरा हुआ था उसमें परिवर्तन कर ले, यदि आपने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया है। क्योंकि होता क्या है, जब भी आप किस्त जमा करते हैं उस समय भी आपको इंटीमेशन जाता है कि आपकी प्रीमियम जो आपने जमा करी थी वो रिसीव हो चुकी है। दूसरा, अगली प्रीमियम कब आने वाली है इसकी भी जानकारी आपको मैसेज के द्वारा प्रदान कर दी जाती है। तो ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। और कभी भी कोई भी ऐसी जानकारी जो आप तक पहुंचानी होती है उस पर शाखा से भी डायरेक्टली कॉल चला जाता है, जो कि बहुत ही सहायक होता है। छठवां महत्वपूर्ण बिंदु है ईमेल रजिस्ट्रेशन का, यानी कि मोबाइल नंबर के साथ साथ अब आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो भी है उनमें ईमेल आईडी भी रजिस्टर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लेटर आपको मेल पर भी डायरेक्टली भेज दिए जाते हैं, जो कि आपकी जानकारी में मददगार साबित होते हैं। सातवां जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है पॉलिसी लेने के बाद, आज आप कहीं भी सर्विस करते थे और आपने उसी एरिया की ब्रांच से जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी थी, लेकिन अब आपका ट्रांसफर हो चुका है और आप अब दूसरे शहर में रहते हैं, तो अपनी LIC पॉलिसी को ट्रांसफर करा लें। जहां पर आप अभी रह रहे हैं वर्तमान में, वहां पर इसको ट्रांसफर करा लें। इससे होगा कि आपको जो भी पॉलिसी रिलेटेड सर्विस चाहिए होंगी वो संबंधित शाखा में ही आपको मिल जाएंगी। आपको अनावश्यक रूप से आने जाने में तकलीफ नहीं होगी, तो पॉलिसी आपको ट्रांसफर करा लेनी है। ये सारी जानकारी आप ध्यान रखें, जो कि आपको बीमा लेने के बाद याद रखनी है। होता यह है कि जो भी आपको बीमा समझाने आता है वो इतनी पॉलिसियां कर लेते हैं, निश्चित रूप से इनका ध्यान उन्हें नहीं रह पाता। ये ध्यान रखने वाली चीज आपको, क्योंकि आपने एक बीमा ले रखा होगा और जिसने बीमा कराया उसने हजारों बीमा पॉलिसियां बेची हैं, तो ये संभवतः हो सकता है याद न रहे। आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आप इन चीजों का ध्यान रखें, जिससे कि आपके द्वारा निर्धारित किए गए लाभ जो कि LIC ने आपको दिए हुए थे वो निर्बाध गति से और बिना किसी समस्या के आप तक पहुंच सके। दूसरा, जीवन बीमा पॉलिसी कितनी जगह काम आती है, तो मैं ये भी आपको बता दूं, भविष्य में यदि आपको कभी पैसे की आवश्यकता लगे तो कहीं और ना जाएं, क्योंकि अब आपकी LIC पॉलिसी ही आपको लोन की सुविधा उपलब्ध कराएगी, जो कि बिना किसी सिविल स्कोर, बिना किसी डॉक्यूमेंट, बिना किसी प्रोसेसिंग फीस, बिना किसी फाइल चार्ज के आपको प्रदान करा जाता है। और वहीं यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो बिल्कुल नॉमिनल 9.5% पर आपको लोन उपलब्ध कराया जाता है। और ये इतना इजी लोन होता है कि जितने भी आपने लोन लिए होंगे उसमें अमूमन 10 से 15 से 20 दिन का समय लगता है, और यदि अमाउंट की राशि बड़ी है तो कागज ज्यादा हो जाएंगे और कागजी कार्यवाही में ही लगभग 1 से 1.5 महीना गुजर जाता है यदि आप शासकीय बैंक से लोन के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ आप आज डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, संभवतः 1 से 2 दिन के अंदर पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि आपका लोन का पैसा आपके खाते में चला जाता है। तो आपको जो लाभ देखने को मिलेगा आपकी LIC पॉलिसी का, वो होता है लोन की सुविधा का। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु आता है, यदि हम 9 नंबर की बात करें तो 90 नंबर पर आपको परिवार की सुरक्षा मिल जाती है यदि आप पॉलिसी ले लेते हैं तो। क्योंकि आज के दौर में हम देखते हैं कि जितने भी कारोबार चल रहे हैं वो सारे, आपने वाहन लिया वो लोन पर ले रखा है, घर बनाया वो लोन पर ले रखा है, प्लॉट खरीदा वो लोन पर है, मोबाइल लिया वो लोन पर है। इवन जो भी चीज आपके घर में आ रही है वो हर चीज आज लोन के रूप में आप खरीदते हैं। निश्चित रूप से आपके ऊपर लायबिलिटी होती है, आपने ले रखा है वो आपके परिवार को सामने सबब न बने, उसके लिए आवश्यक होता है कि आप इतने समय शॉर्ट की जीवन बीमा पॉलिसी जरूर लें, जो कि उस दशा में यदि कोई मिसहैपनिंग होती है आपके परिवार की सुरक्षा करने में भी सहायक सिद्ध हो सके। कभी कभी टाइम ऐसा आता है कि हम लोग प्रीमियम भरने में सक्षम नहीं होते, तो आपको LIC में ग्रेस पीरियड देखने को मिलता है, जो कि होता है महीने की पॉलिसी में 15 दिन, 3 महीने की, 6 महीने की और वार्षिक यदि किस्त का आपने मोड चुन रखा है तो आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड प्रदान करा जाता है, जिस दौरान आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भर सकते हैं। दूसरा, फिर भी यदि आप
किस्तें भरने में सक्षम नहीं है तो लोन लेकर आप उन किस्तों को अदा कर सकते हैं। किस्तें कभी भी बाउंस ना करें, क्योंकि यदि किस्त बाउंस होती है तो उस दशा में आपका क्लेम अर्ली क्लेम में चला जाता है, जो कि कहीं ना कहीं समस्या पैदा करता ही है। तो बीमा निर्बाध गति से निरंतरता के साथ प्रीमियम भरते रहें और चलाना है। अगली सावधानी आपको रखनी है, यदि कभी कोई पॉलिसी ऐसी है जो आपने 3 से 4 साल चलाए और बाद में उसका प्रीमियम नहीं भरा है, तो और उसका 5 वर्ष से समय ऊपर हो चुका है, तो आप उस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं और निर्धारित सरेंडर वैल्यू आपको आपकी शाखा द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी। दूसरा, कोई पॉलिसी ऐसी है जो वित्तीय कंडीशन आपकी खराब थी, उस दशा में आपने उसकी प्रीमियम नहीं भरी है, लेकिन अब आप उसकी किस्तें भरने में सक्षम हैं और उसको बंद हुए, यानी कि जो कि अनपेड प्रीमियम की डेट थी FUP, वहां से आपने किस्तें नहीं भरी है तो और उससे लेकर 5 वर्ष का समय कम है, तो आप उस पूरी पॉलिसी को दोबारा चालू कर सकते हैं। किसी की भी बातों में आकर आप पॉलिसी को सरेंडर ना करें और नई पॉलिसी में ना जाएं, क्योंकि आप यदि पिछली पॉलिसी को चालू करते हैं तो पिछली पॉलिसी में जहां से आपका ब्याज रुका हुआ था वो ब्याज सारा मिल जाएगा। दूसरा, जितना समय आपने उस पॉलिसी को दे रखा था वो समय घट जाएगा, बहुत सी चीजें आपको जुड़ जाती हैं। दूसरा क्या होता है कि लोग बाग जानकारी के अभाव में आकर अपनी पिछली पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं और नई पॉलिसी में चले जाते हैं, लेकिन आपको अनावश्यक रूप से आपका ब्याज चला जाता है, आपका टाइम चला जाता है, जो कि बहुत कीमती है, क्योंकि पैसा तो कमा लेंगे लेकिन समय की वापसी हम लोग करने में सक्षम नहीं होते। इतनी सारी सावधानियां आपको रखनी है। और यदि कभी भी आप ऐसी की स्थिति आ जाए कि आप किस्तें भरने में सक्षम ना हो, तो कभी भी पॉलिसी के सरेंडर ऑप्शन में ना जाएं, आप वहीं से किस्तें भरना बंद कर दें, आपकी पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में चेंज हो जाएगी, जो कि आपको पेड अप समय शॉर्ट के साथ मैच्योरिटी पर आपको आपकी राशि पूरी मिल जाएगी। इतनी सारी चीजों का ध्यान रखें। निश्चित रूप से आपकी जीवन बीमा पॉलिसी आपके परिवार में खुशियों का माहौल बनाने में पूरी जिम्मेदारी अदा करेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक घर में बेटी जैसे ही जन्म लेती है, तरह तरह की योजनाएं भी उस घर में जन्म लेती हैं। कुछ लोग कहते हैं वित्तीय फाइनेंशियल कंसल्टेंट कि चलिए आप बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगा दीजिए। वहीं एक LIC वाले आते हैं और बताते हैं कि LIC कन्यादान में आप अपनी बेटी का खाता खुला लीजिए। जानेंगे दोनों में क्या अंतर है। दोनों शासकीय संस्थानों की योजना है। पोस्ट ऑफिस से यदि आप सुकन्या समृद्धि लेते हैं वो भी एक शासकीय संस्थान है। दूसरे यदि LIC से आप कन्यादान पॉलिसी लेते हैं तो ये भी एक शासकीय संस्थान के द्वारा आपको उपलब्ध कराई गई योजना है, जो आपकी बेटी के भविष्य के लिए सहायक सिद्ध होगी। जानेंगे आज आप विस्तृत रूप से इन दोनों के बीच क्या क्या अंतर है। तो मैं उपेंद्र, भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा अशोकनगर से आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेसिकली अंतर क्या क्या है सारा कुछ हम इस बोर्ड पर देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इस समय का सदुपयोग करते हुए आप इसे जरूर पूरा देखें, क्योंकि जानकारी बहुत ही सहायक होने वाला है। चूंकि सुकन्या समृद्धि जो योजना उपलब्ध कराती है वो बेसिकली पोस्ट ऑफिस द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, और दूसरा कन्यादान जो उपलब्ध कराई जाती है वो कराई जाती है LIC द्वारा। एक और चीज हमें क्लियर कर दूं, आपके जो पत्र होते हैं बेसिकली उनको पहुंचाना पोस्ट ऑफिस का महत्वपूर्ण काम है, और बीमा की सुरक्षा प्रदान करना LIC का महत्वपूर्ण काम है। तो चलिए देखते हैं दोनों के बीच क्या क्या अंतर देखने को मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना की हम बेसिक कंडीशन देखें तो यदि बेटी 0 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुला सकते हैं। वहीं LIC की जो कन्यादान योजना है ये पिता के नाम पर चालू करी जाती है, और यदि पिता की उम्र 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में है तो आप इस योजना को अपनी बेटी के लिए उपलब्ध करवा पाएंगे। दूसरा क्या अंतर देखने को मिलता है, इसमें जो आपको पैसे जमा करने हैं ये 15 वर्ष तक जमा करना होता है। ये इसका जमा करने का पीरियड है। और LIC यदि कन्यादान में हम जाएं तो इसमें आपको 10 वर्ष जमा करने से लेकर 22 वर्ष का समय दिया गया है, यानी कि जितने वर्ष तक आप पैसा जमा करना चाहें उतने वर्ष तक के लिए आप इसको चुन सकेंगे।
चाहे तो 10 वर्ष रख लें या 22 वर्ष रख लें, ये आपकी बेटी की उम्र पर निर्भर करेगा। दूसरा, इसमें जब पैसा मिलेगा तो उस समय 21 वर्ष में आपको पैसा मिलने वाला होगा। योजना लेने के 21 वर्ष यहाँ पर याद रखें। और इसमें जो पैसा मिलने वाला होगा वो जितनी आपने पैसे भरने की टर्म चुनी हुई है, यदि 10 वर्ष चुनी है तो 13 वर्ष में पैसा मिल जाएगा, यदि 15 वर्ष चुना है तो 18 वर्ष में पैसा मिल जाएगा, और यदि 22 वर्ष चुना है तो पैसे मिल जाएंगे 25 वर्ष में। यानी कि यहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, जितने साल की आपकी बेटी है उस अनुसार आप इसको ले चुके होंगे। सुकन्या समृद्धि योजना का मेजर डेफिशिएंसी, बहुत इसका बुरा पार्ट कह लें, वो ये है कि ये जो पूरी होती है वो 21 साल में ही पूरी होती है। यानी कि यदि किसी की बेटी 10 वर्ष की है तब इस योजना का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि अब आपको पैसे जो मिलने वाले होंगे तब आपकी बेटी की उम्र हो चुकी होगी 31 वर्ष। लिहाजा 31 वर्ष इतनी बड़ी उम्र हो जाती है, आपकी बेटी की शादी भी हो चुकी है, वो स्वयं मां बन चुकी है एक बेटी की, तब तो ये योजना उस आपकी बेटी के लिए नहीं बल्कि उसकी बेटी के लिए काम में आने वाली है। तो यदि आपकी बेटी की उम्र ज्यादा हो गई है तो सुकन्या समृद्धि योजना को आप ना छोड़ें। पहला अंतर तो आपको यही देखने को मिलता है। दूसरा, 21 वर्ष में पैसे मिलते हैं। हम उदाहरण के रूप में भी देखें कितना पैसा कितने जमा करने पर आपको मिलने वाला है। और यहां पर यदि आपकी 10 साल की बेटी है तो आप उसके लिए 13 वर्ष का टर्म चुने, 10 साल पैसे जमा करना है, और बेटी की उम्र जब 23 वर्ष हो रही होगी आपको मैच्योरिटी की रकम LIC द्वारा अदा कर दी जाएगी। ये दूसरा इसका मुद्दा रहता है। कितने रुपए से चालू हो जाती है तो 250 रुपए महीने से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, और ये भी लगभग आपको 800 रुपए महीने से स्टार्ट होती है LIC कन्यादान। ये दोनों में अंतर देखने को मिलता है। हम अभी उदाहरण के रूप में भी देखेंगे, 1000 रुपए का उदाहरण लेंगे किसको कितना फायदा मिलने वाला है, और जानेंगे विस्तृत रूप में उदाहरण के दो बेसिक कंडीशन जानने के बाद अब हम जानेंगे इसको उदाहरण के रूप में। मेरे केस में एक राधिका बेटी है और राधिका के पिता ने सोचा कि राधिका के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना लेंगे, और एक दूसरी बेटी है जिसका नाम होता है राशि, और राशि के पिता ने सोचा कि क्यों ना LIC कन्यादान पॉलिसी ली जाए। राधिका के पिता ने भी सोचा कि 1000 रुपए मैं LIC पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि में डालूंगा और 1000 रुपए मैं LIC कन्यादान में डालने वाला हूं हर महीने का। राधिका की उम्र यहाँ 0 वर्ष होती है और मेरे केस में राशि की उम्र भी 0 वर्ष ही है। अब राधिका जब 21 वर्ष की हो जाएगी तो पैसे राधिका को मिलेंगे, और राशि जब 21 वर्ष की हो जाएगी तो भी राशि को यहां से पेमेंट मिलने वाला है। राधिका के जो पिता होते हैं इनको पैसे जमा करने होंगे 15 वर्ष तक, और राशि के पिता को पैसे जमा करने होंगे वो होंगे 18 वर्ष। राधिका के पिता जब 15 वर्ष तक पैसे जमा करेंगे तो लगभग पैसा जमा कर देंगे सुकन्या समृद्धि योजना में 1,80,000 रुपए। वहीं राशि के जो पिता होंगे वो जमा कर चुके होंगे इस योजना में लगभग 2,16,000 रुपए। बड़ा सुन के अजीब सा लग रहा होगा कि देखो कितना ज्यादा जमा हो गया, 2,16,000 रुपए। बदले में मिलेगा क्या, मैं ये भी बता दूं, जब आज की सुकन्या समृद्धि योजना एक प्रेवेलिंग रेट है, यानी कि इसके रेट डिसाइड नहीं हो सकते कि कितना ब्याज आपको मिलने वाला है। करंट रेट बता दूं इसकी, जनवरी से लेकर मार्च के क्वार्टर में, यानी कि हर 3 महीने में आपकी सुकन्या समृद्धि की ब्याज दरें बदलती रहती हैं। ये निश्चित कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है कि आखिर मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा। तो आज के केस में इसकी रेट जो चल रही है वो है 8.2, यानी कि इसको फाइनल ना माने, ये अगले ही महीने से बदल जाएगी, पता नहीं कितनी हो जाए। यदि यही रेट रहती है, हम एक मान के चले एजम्पशन के रूप में अगले 21 वर्ष तक, तो राधिका को जो मिलने वाले पैसे होंगे वो होंगे
58,000 रुपए। सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि चलो 1,80,000 की राशि 5,58,000 के रुपए में बदल गई। वहीं LIC की कन्यादान योजना से राशि को जो पैसे मिलने वाले होंगे 4,33,000 रुपए राशि को मिलेंगे। अब और भी आपको लग रहा होगा कि LIC कन्यादान में तो बिल्कुल भी नहीं जाना, हम तो जाएंगे तो सुकन्या समृद्धि योजना में ही जानेंगे। बस यहीं से गलती स्टार्ट हो जाती है। वीडियो अब तक देखा है तो आगे निश्चित रूप से देखें, क्योंकि यहीं से मैं बताने वाला हूं इन दोनों में कितना बड़ा अंतर आपको देखने को मिलता है। ये 4,33,000 रुपए नहीं है, ये 4,33,000 की जगह ये राशि होती है लगभग 14 लाख, जो कि सुकन्या समृद्धि में आपको कदापि नहीं प्रदान करी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। 4,33,000 की राशि इनको मिलेगी। केस में थोड़ा चेंज लाते हैं, क्योंकि राधिका भी पैसा नहीं कमाती और राशि भी पैसा नहीं कमाती है। इन दोनों के पैसे जो जमा करते हैं वो इनके माता पिता ही करते हैं, जिनके के बदले में राधिका को 5,58,000 रुपए मिलते हैं और राशि को जो पैसे मिलने वाले होते हैं वो होते हैं 4,33,000 रुपए। भगवान ना करे दुर्भाग्यवश यदि दोनों के पिता की उम्र बीमा या खाता खुलाने के 1 वर्ष बाद ही हो जाती है, 1 वर्ष बाद, क्योंकि अमर होकर कोई नहीं आया। 21 वर्ष लंबा समय है और इस दौरान कुछ भी हो सकता है। सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही प्लानिंग करें। सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती हैं जब एक भी कैजुअलिटी परिवार में देखने को मिलती है। उस दौर में हर तरीके से आपका परिवार हर परिस्थिति को झेलने में सक्षम होना चाहिए। ऐसी वित्तीय प्लानिंग आपकी होना चाहिए। 1 वर्ष की उम्र में जब दोनों के पिता खत्म हो जाते हैं, राशि के पिता भी नहीं होते और राधिका के पिता भी नहीं होते हैं, तब केस क्या बनेगा? अब राधिका को सुकन्या समृद्धि योजना में 1,000 रुपए जमा करने ही होंगे, नहीं तो ये खाता यहीं बंद हो जाएगा और सुकन्या समृद्धि अगले 21 साल में आपको 12,000 रुपए प्लस ब्याज की राशि कब अदा करेगी? जब बेटी 21 साल की हो चुकी होगी तब तक इसमें कुछ भी रुपए आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे केस में जमा करने वाला व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, तो इसके पैसे तो जमा होने ही नहीं है। और राधिका को जो मैच्योरिटी पर रकम मिलेगी वो होंगे 12,000 रुपए प्लस जितना 21 साल में 12,000 का इंटरेस्ट बन गया वो राधिका को मिल जाएगा। क्योंकि घटना तो राशि के पिता के साथ भी हुई है और दोनों के साथ जो कैजुअलिटी हुई है वो एक्सीडेंट में हुई है, तब केस कैसे काम करेगा? जैसे ही राशि के पिता खत्म हुए, राशि की फैमिली में को दुख से उभारने के लिए LIC की कन्यादान पॉलिसी द्वारा परिवार के लिए 4,20,000 रुपए तत्काल ही प्रदान करे जाएंगे, जो कि सुकन्या समृद्धि जो आपको मैच्योरिटी पर 5,58,000 रुपए दे रही थी वो आपको कुछ भी नहीं दे रही है। वह LIC की कन्यादान योजना आपके परिवार के लिए 4,20,000 रुपए एक साथ उपलब्ध करवाती है। इतना ही नहीं, बीमा यही नहीं रुकेगा। ये जो 1,000 रुपए इसकी तो बेचारी के पिता नहीं है, भरना इन्होंने बंद करा है, लेकिन LIC कन्यादान पॉलिसी में पिता के न होने पर जो 1,000 की राशि होती है इसको पूरी तरह माफ कर दिया जाता है, यानी कि आपसे अब एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। दूसरा, चूंकि राशि के लिए प्लानिंग करी गई थी और प्लानिंग राधिका के लिए भी करी गई थी, राधिका की प्लानिंग आप देख ही रहे होंगे यहां से अधूरी हो गई। यदि माता अर्निंग मेंबर है तो हो सकता है इस योजना को चला ले जाए, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना के जितने भी खाते हैं आप उन्हें उठा के देख लें, पिता के होते हुए भी कोई उनमें लगातार जमा करने ही नहीं जाता। बस अकाउंट तो खुला रखें, लेकिन यदि राशि देखें किसी में 250 रुपए आपको देखने को मिलेगी। और गजब की बात यह है कि उन्हीं 250 रुपए की होती हुए बेटी शादी की योग हो चुकी है, उसमें कोई पैसे ही जमा करने नहीं गया।
क्योंकि यहाँ जो सेविंग करती है कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि बार बार LIC वाले आपको रिमाइंडर भेजते हैं कि सर इसमें पैसा जमा करिए, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस होता है और इसमें कोई भी इंश्योरेंस का पार्ट आपको देखने को नहीं मिलता। तो अगेन अब जब 4,20,000 रुपए तो मिलेंगे ही, उसी दिन से अगले साल से 21,000 रुपए जब तक मिलेंगे जब तक कि राशि की उम्र 21 वर्ष नहीं हो जाती, यानी कि लगातार 20 वर्षों तक 21,000 रुपए राधिका राशि के लिए परवरिश के लिए मिलते रहेंगे, जो कि उसके मां के अकाउंट में लगातार ये राशि आती रहेगी। अब राशि जिस स्कूल में पिता होते उस स्कूल में ही शिक्षा लेगी जो कि पिता ने सोच रखा था। राशि की शादी उसी दशा में होनी है जो राशि के पिता ने सोच रखा था। देखें राधिका के केस को तो आप समझ ही रहे होंगे कि इसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही राशि की उम्र 21 वर्ष होगी, उस दिन जो मैच्योरिटी पर 4,33,000 रुपए मिलने वाले थे वो भी राशि की मां के लिए प्रदान करा जाएगा। इतने सारे पैसे, इतने सारे लाभ आपको LIC कन्यादान योजना के तहत मिलते हैं। आप दोनों ने इनमें अंतर तो देखा ही। दूसरा, उम्र की फ्लेक्सिबिलिटी भी है। इसमें आप 21 वर्ष तक के लिए बंध ही जाते हैं। ये 13 वर्ष से लेकर 25 वर्ष का आपको मौका देती है। शिक्षित परिवारों में आज एक और धारणा देखने को मिलती है, कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो अपने बेटी की शादी 21 वर्ष की उम्र में कर दे। उम्र शादी की जब उम्र होती है तो कोई बेटी 23 साल की हो जाती है, कोई 25 साल की हो जाती है। और यदि आप इस योजना को 25 वर्ष के लिए चुन लें और 1,000 रुपए की राशि ही जमा करते रहें अगले 22 वर्ष तक, तो आपको मैच्योरिटी के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। अब आपको जब ये खाता पूर्ण हो रहा होगा उस दिन 7,10,000 रुपए की राशि एक साथ अदा करी जाएगी। अब सवाल मेरा ये है कि देखें आपको आखिर कौन सी योजना ज्यादा बेनिफिट प्रदान करती है। चॉइस आपकी है, दोनों योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन फायदे देखकर चुनें। LIC कन्यादान भी शासकीय योजना के तहत मिलती है और सुकन्या समृद्धि भी भारत सरकार की पोस्ट ऑफिस द्वारा आपको प्रदान करी जाती है, लेकिन दोनों में अंतर तो है। आपकी है कि सुकन्या समृद्धि योजना के साथ जाना है या LIC कन्यादान योजना के साथ जाना है। पूरा समझकर, पूरा जान कर लें, चूंकि LIC कन्यादान और सुकन्या समृद्धि योजना में जो जनता में पॉपुलैरिटी है, लोगों में जागरूकता है, वो सुकन्या समृद्धि योजना की ज्यादा है। इसका भी कारण यह है कि ये जो बताई गई योजना है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आपको सुझाई गई होती है, और जब जब आप बेटी को टीका लगाने जाते हैं या पोलियो की दवा पिलाने वो घर पर आती हैं, आपको इस योजना के बारे में जागरूक करती रहती हैं। और लोगों को लगता है कि चलो 250 रुपए ही तो हैं, बचा ही लेंगे, लेकिन ये 250 रुपए भी कंपलसरी लोग नहीं बचा पाते। और इस योजना को LIC वालों ने पता नहीं क्यों नहीं बताया, ये बात अलग है, इतना पॉपुलर नहीं हो पाई, लेकिन आज आप जान चुके हैं, पूरी चीजें समझ चुके हैं, तो मैं पूरा भरोसे के साथ ही कह सकता हूं अब एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आप LIC कन्यादान योजना को निश्चित रूप से अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य के लिए चुनेंगे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी विभिन्न प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। LIC हर पल आपके साथ। एक घर में बेटी जैसे ही जन्म लेती है, तरह तरह की योजनाएं भी उस घर में जन्म लेती हैं। कुछ लोग कहते हैं वित्तीय फाइनेंशियल कंसल्टेंट कि चलिए आप बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगा दीजिए। वहीं एक LIC वाले आते हैं और बताते हैं कि LIC कन्यादान में आप अपनी बेटी का खाता खुला लीजिए। जानेंगे दोनों में क्या अंतर है। दोनों शासकीय संस्थानों की योजना है। पोस्ट ऑफिस से यदि आप सुकन्या समृद्धि लेते हैं वो भी एक शासकीय संस्थान है। दूसरे यदि LIC से आप कन्यादान पॉलिसी लेते हैं तो ये भी एक शासकीय संस्थान के द्वारा आपको उपलब्ध कराई गई योजना है, जो आपकी बेटी के भविष्य के लिए सहायक सिद्ध होगी। जानेंगे आज आप विस्तृत रूप से इन दोनों के बीच क्या क्या अंतर है। तो मैं उपेंद्र, भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा अशोकनगर से आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेसिकली अंतर क्या क्या है सारा कुछ हम इस बोर्ड पर देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन
इस समय का सदुपयोग करते हुए आप इसे जरूर पूरा देखें, क्योंकि जानकारी बहुत ही सहायक होने वाला है। क्योंकि सुकन्या समृद्धि जो योजना उपलब्ध कराती है वो बेसिकली पोस्ट ऑफिस द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। और दूसरा, कन्यादान जो उपलब्ध कराई जाती है वो कराई जाती है LIC द्वारा। एक और चीज हमें क्लियर कर दूं, आपके जो पत्र होते हैं बेसिकली उनको पहुंचाना पोस्ट ऑफिस का महत्वपूर्ण काम है, और बीमा की सुरक्षा प्रदान करना LIC का महत्वपूर्ण काम है। तो चलिए देखते हैं दोनों के बीच क्या क्या अंतर देखने को मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना की हम बेसिक कंडीशन देखें तो यदि बेटी 0 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुला सकते हैं। वहीं LIC की जो कन्यादान योजना है ये पिता के नाम पर चालू करी जाती है, और यदि पिता की उम्र 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में है तो आप इस योजना को अपनी बेटी के लिए उपलब्ध करवा पाएंगे। दूसरा क्या अंतर देखने को मिलता है, इसमें जो आपको पैसे जमा करने हैं ये 15 वर्ष तक जमा करना होता है। ये इसका जमा करने का पीरियड है। और LIC यदि कन्यादान में हम जाएं तो इसमें आपको 10 वर्ष जमा करने से लेकर 22 वर्ष का समय दिया गया है। यानी कि जितने वर्ष तक आप पैसा जमा करना चाहें उतने वर्ष तक के लिए आप इसको चुन सकेंगे। चाहे तो 10 वर्ष रख लें या 22 वर्ष रख लें, ये आपकी बेटी की उम्र पर निर्भर करेगा। दूसरा, इसमें जब पैसा मिलेगा तो उस समय 21 वर्ष में आपको पैसा मिलने वाला होगा। योजना लेने के 21 वर्ष यहाँ पर याद रखें। और इसमें जो पैसा मिलने वाला होगा वो जितनी आपने पैसे भरने की टर्म चुनी हुई है, यदि 10 वर्ष चुनी है तो 13 वर्ष में पैसा मिल जाएगा, यदि 15 वर्ष चुना है तो 18 वर्ष में पैसा मिल जाएगा, और यदि 22 वर्ष चुना है तो पैसे मिल जाएंगे 25 वर्ष में। यानी कि यहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, जितने साल की आपकी बेटी है उस अनुसार आप इसको ले चुके होंगे। सुकन्या समृद्धि योजना का मेजर डेफिशिएंसी या बहुत इसका बुरा पार्ट कह लें वो ये है कि ये जो पूरी होती है वो 21 साल में ही पूरी होती है। यानी कि यदि किसी की बेटी 10 वर्ष की है तब इस योजना का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि अब आपको पैसे जो मिलने वाले होंगे तब आपकी बेटी की उम्र हो चुकी होगी 31 वर्ष। लिहाजा 31 वर्ष इतनी बड़ी उम्र हो जाती है, आपकी बेटी की शादी भी हो चुकी है, वो स्वयं मां बन चुकी है एक बेटी की, तब तो ये योजना उस आपकी बेटी के लिए नहीं बल्कि उसकी बेटी के लिए काम में आने वाली है। तो यदि आपकी बेटी की उम्र ज्यादा हो गई है तो सुकन्या समृद्धि योजना को आप ना चुनें। पहला अंतर तो आपको यही देखने को मिलता है। दूसरा, 21 वर्ष में पैसे मिलते हैं। हम उदाहरण के रूप में भी देखें कितना पैसा कितने जमा करने पर आपको मिलने वाला है। और यहां पर यदि आपकी 10 साल की बेटी है तो आप उसके लिए 13 वर्ष का टर्म चुने, 10 साल पैसे जमा करना है, और बेटी की उम्र जब 23 वर्ष हो रही होगी आपको मैच्योरिटी की रकम LIC द्वारा अदा कर दी जाएगी। ये दूसरा इसका मुद्दा रहता है। कितने रुपए से चालू हो जाती है तो 250 रुपए महीने से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, और ये भी लगभग आपको 800 रुपए महीने से स्टार्ट होती है LIC कन्यादान। ये दोनों में अंतर देखने को मिलता है। हम अभी उदाहरण के रूप में भी देखेंगे, 1000 रुपए का उदाहरण लेंगे किसको कितना फायदा मिलने वाला है, और जानेंगे विस्तृत रूप में उदाहरण के दो। तो चलिए शुरू करते हैं उदाहरण के रूप में योजना को। बेसिक कंडीशन जानने के बाद अब हम जानेंगे इसको उदाहरण के रूप में। मेरे केस में एक राधिका बेटी है और राधिका के पिता ने सोचा कि राधिका के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना लेंगे, और एक दूसरी बेटी है जिसका नाम होता है राशि, और राशि के पिता ने सोचा कि क्यों ना LIC कन्यादान पॉलिसी ली जाए। राधिका के पिता ने भी सोचा कि 1000 रुपए मैं LIC पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि में डालूंगा और 1000 रुपए मैं LIC कन्यादान में डालने वाला हूं हर महीने का। राधिका की उम्र यहाँ 0 वर्ष होती है और मेरे केस में
राशि की उम्र भी 0 वर्ष ही है। अब राधिका जब 21 वर्ष की हो जाएगी तो पैसे राधिका को मिलेंगे, और राशि जब 21 वर्ष की हो जाएगी तो भी राशि को यहां से पेमेंट मिलने वाला है। राधिका के जो पिता होते हैं इनको पैसे जमा करने होंगे 15 वर्ष तक, और राशि के पिता को पैसे जमा करने होंगे, वो होंगे 18 वर्ष। राधिका के पिता जब 15 वर्ष तक पैसे जमा करेंगे तो लगभग पैसा जमा कर देंगे सुकन्या समृद्धि योजना में 1,80,000 रुपए। वहीं राशि के जो पिता होंगे वो जमा कर चुके होंगे इस योजना में लगभग 2,16,000 रुपए। बड़ा सुन के अजीब सा लग रहा होगा कि देखो कितना ज्यादा जमा हो गया, 2,16,000 रुपए। बदले में मिलेगा क्या, मैं ये भी बता दूं, जब आज की सुकन्या समृद्धि योजना एक प्रेवलिंग रेट है, यानी कि इसके रेट डिसाइड नहीं हो सकते कि कितना ब्याज आपको मिलने वाला है। करंट रेट बता दूं इसकी, जनवरी से लेकर मार्च के क्वार्टर में, यानी कि हर 3 महीने में आपकी सुकन्या समृद्धि की ब्याज दरें बदलती रहती हैं। ये निश्चित कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है कि आखिर मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा। तो आज के केस में इसकी रेट जो चल रही है वो है 8.2, यानी कि इसको फाइनल ना माने, ये अगले ही महीने से बदल जाएगी, पता नहीं कितनी हो जाए। यदि यही रेट रहती है, हम एक मान के चले एजम्पशन के रूप में अगले 21 वर्ष तक, तो राधिका को जो मिलने वाले पैसे होंगे वो होंगे 5,58,000 रुपए। सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि चलो 1,80,000 की राशि 5,58,000 के रुपए में बदल गई। वहीं LIC की कन्यादान योजना से राशि को जो पैसे मिलने वाले होंगे 4,33,000 रुपए राशि को मिलेंगे। अब और भी आपको लग रहा होगा कि LIC कन्यादान में तो बिल्कुल भी नहीं जाना, हम तो जाएंगे तो सुकन्या समृद्धि योजना में ही जानेंगे। बस यहीं से गलती स्टार्ट हो जाती है। वीडियो अब तक देखा है तो आगे निश्चित रूप से देखें, क्योंकि यहीं से मैं बताने वाला हूं इन दोनों में कितना बड़ा अंतर आपको देखने को मिलता है। ये 4,33,000 रुपए नहीं है, ये 4,33,000 की जगह ये राशि होती है लगभग 14 लाख, जो कि सुकन्या समृद्धि में आपको कदापि नहीं प्रदान करी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। 4,33,000 की राशि इनको मिलेगी। केस में थोड़ा चेंज लाते हैं, क्योंकि राधिका भी पैसा नहीं कमाती और राशि भी पैसा नहीं कमाती है। इन दोनों के पैसे जो जमा करते हैं वो इनके माता पिता ही करते हैं, जिनके के बदले में राधिका को 5,58,000 रुपए मिलते हैं और राशि को जो पैसे मिलने वाले होते हैं वो होते हैं 4,33,000 रुपए। भगवान ना करे दुर्भाग्यवश यदि दोनों के पिता की उम्र बीमा या खाता खुलाने के 1 वर्ष बाद ही हो जाती है, 1 वर्ष बाद, क्योंकि अमर होकर कोई नहीं आया। 21 वर्ष लंबा समय है और इस दौरान कुछ भी हो सकता है। सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही प्लानिंग करें। सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती हैं जब एक भी कैजुअलिटी परिवार में देखने को मिलती है। उस दौर में हर तरीके से आपका परिवार हर परिस्थिति को झेलने में सक्षम होना चाहिए। ऐसी वित्तीय प्लानिंग आपकी होना चाहिए। 1 वर्ष की उम्र में जब दोनों के पिता खत्म हो जाते हैं, राशि के पिता भी नहीं होते और राधिका के पिता भी नहीं होते हैं, तब केस क्या बनेगा? अब राधिका को सुकन्या समृद्धि योजना में 1,000 रुपए जमा करने ही होंगे, नहीं तो ये खाता यहीं बंद हो जाएगा और सुकन्या समृद्धि अगले 21 साल में आपको 12,000 रुपए प्लस ब्याज की राशि कब अदा करेगी? जब बेटी 21 साल की हो चुकी होगी तब तक इसमें कुछ भी रुपए आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे केस में जमा करने वाला व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, तो इसके पैसे तो जमा होने ही नहीं है। और राधिका को जो मैच्योरिटी पर रकम मिलेगी वो होंगे 12,000 रुपए प्लस
जितना 21 साल में 12,000 का इंटरेस्ट बन गया वो राधिका को मिल जाएगा। क्योंकि घटना तो राशि के पिता के साथ भी हुई है और दोनों के साथ जो कैजुअलिटी हुई है वो एक्सीडेंट में हुई है, तब केस कैसे काम करेगा। जैसे ही राशि के पिता खत्म हुए, राशि की फैमिली में को दुख से उभारने के लिए LIC की कन्यादान पॉलिसी द्वारा परिवार के लिए 4,20,000 रुपए तत्काल ही प्रदान करे जाएंगे, जो कि सुकन्या समृद्धि जो आपको मैच्योरिटी पर 5,58,000 रुपए दे रही थी वो आपको कुछ भी नहीं दे रही है। वह LIC की कन्यादान योजना आपके परिवार के लिए 4,20,000 रुपए एक साथ उपलब्ध करवाती है। इतना ही नहीं, बीमा यही नहीं रुकेगा। ये जो 1,000 रुपए इसकी तो बेचारी के पिता नहीं है, भरना इन्होंने बंद करा है, लेकिन LIC कन्यादान पॉलिसी में पिता के न होने पर जो 1,000 की राशि होती है इसको पूरी तरह माफ कर दिया जाता है, यानी कि आपसे अब एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। दूसरा, चूंकि राशि के लिए प्लानिंग करी गई थी और प्लानिंग राधिका के लिए भी करी गई थी, राधिका की प्लानिंग आप देख ही रहे होंगे यहां से अधूरी हो गई। यदि माता अर्निंग मेंबर है तो हो सकता है इस योजना को चला ले जाए, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना के जितने भी खाते हैं आप उन्हें उठा के देख लें, पिता के होते हुए भी कोई उनमें लगातार जमा करने ही नहीं जाता। बस अकाउंट तो खुला रखें, लेकिन यदि राशि देखें किसी में 250 रुपए आपको देखने को मिलेगी। और गजब की बात यह है कि उन्हीं 250 रुपए की होती हुए बेटी शादी की योग हो चुकी है, उसमें कोई पैसे ही जमा करने नहीं गया। क्योंकि यहाँ जो सेविंग करती है कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि बार बार LIC वाले आपको रिमाइंडर भेजते हैं कि सर इसमें पैसा जमा करिए, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस होता है और इसमें कोई भी इंश्योरेंस का पार्ट आपको देखने को नहीं मिलता। तो अगेन अब जब 4,20,000 रुपए तो मिलेंगे ही, उसी दिन से अगले साल से 21,000 रुपए जब तक मिलेंगे जब तक कि राशि की उम्र 21 वर्ष नहीं हो जाती, यानी कि लगातार 20 वर्षों तक 21,000 रुपए राधिका राशि के लिए परवरिश के लिए मिलते रहेंगे, जो कि उसके मां के अकाउंट में लगातार ये राशि आती रहेगी। अब राशि जिस स्कूल में पिता होते उस स्कूल में ही शिक्षा लेगी जो कि पिता ने सोच रखा था। राशि की शादी उसी दशा में होनी है जो राशि के पिता ने सोच रखा था। देखें राधिका के केस को तो आप समझ ही रहे होंगे कि इसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही राशि की उम्र 21 वर्ष होगी, उस दिन जो मैच्योरिटी पर 4,33,000 रुपए मिलने वाले थे वो भी राशि की मां के लिए प्रदान करा जाएगा। इतने सारे पैसे, इतने सारे लाभ आपको LIC कन्यादान योजना के तहत मिलते हैं। आप दोनों ने इनमें अंतर तो देखा ही। दूसरा, उम्र की फ्लेक्सिबिलिटी भी है। इसमें आप 21 वर्ष तक के लिए बंध ही जाते हैं। ये 13 वर्ष से लेकर 25 वर्ष का आपको मौका देती है। शिक्षित परिवारों में आज एक और धारणा देखने को मिलती है, कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो अपने बेटे की शादी 21 वर्ष की उम्र में कर दे। अमूमन शादी की जब उम्र होती है तो कोई बेटी 23 साल की हो जाती है, कोई 25 साल की हो जाती है। और यदि आप इस योजना को 25 वर्ष के लिए चुन लें और 1,000 रुपए की राशि ही जमा करते रहे अगले 22 वर्ष तक, तो आपको मैच्योरिटी के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। अब आपको जब ये खाता पूर्ण हो रहा होगा उस दिन 7,10,000 रुपए की राशि एक साथ अदा करी जाएगी। अब सवाल मेरा ये है कि देखें आपको आखिर कौन सी योजना ज्यादा बेनिफिट प्रदान करती है। चॉइस आपकी है, दोनों योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन फायदे देखकर चुनें। LIC कन्यादान भी शासकीय योजना के तहत मिलती है और सुकन्या समृद्धि भी भारत सरकार की पोस्ट ऑफिस द्वारा आपको प्रदान करी जाती है, लेकिन दोनों में अंतर तो है। दूसरा, जब भी कभी ये दोनों जीवित भी रहते हैं पिता इनको लोन की कभी आवश्यकता पड़ जाती है, परिवार में अधिकतर हम लोग क्राइसिस में होते हैं कभी कभी, उस दशा में राधिका के पिता को कोई लोन की सुविधा प्रदान नहीं करी जाएगी। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना का 1 वर्ष होने के बाद ही राशि के पिता सुकन्या समृद्धि योजना से लोन की सुविधा भी ले सकेंगे। इतने सारे बेनिफिट आपको मात्र एक योजना में देखने को मिलते हैं,
चॉइस आपकी है कि सुकन्या समृद्धि योजना के साथ जाना है या LIC कन्यादान योजना के साथ जाना है। पूरा समझ कर, पूरा जान कर लें, चूंकि LIC कन्यादान और सुकन्या समृद्धि योजना में जो जनता में पॉपुलैरिटी है, लोगों में जागरूकता है, वो सुकन्या समृद्धि योजना की ज्यादा है। इसका भी कारण ये है कि ये जो बताई गई योजना है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आपको सुझाई गई होती है, और जब जब आप बेटी को टीका लगाने जाते हैं या पोलियो की दवा पिलाने वो घर पर आती हैं, आपको इस योजना के बारे में जागरूक करती रहती हैं। और लोगों को लगता है कि चलो 250 रुपए ही तो हैं, बचा ही लेंगे, लेकिन ये 250 रुपए भी कंपलसरी लोग नहीं बचा पाते। और इस योजना को LIC वालों ने पता नहीं क्यों नहीं बताया, ये बात अलग है, इतना पॉपुलर नहीं हो पाई, लेकिन आज आप जान चुके हैं, पूरी चीजें समझ चुके हैं, तो मैं पूरा भरोसे के साथ ही कह सकता हूं, अब एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आप LIC कन्यादान योजना को निश्चित रूप से अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य के लिए चुनेंगे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी विभिन्न प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। LIC हर पल आपके साथ। बीमा एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसमें कि क्लेम का मिलना होता है बीमा का अंतिम चरण, और यदि मैच्योरिटी क्लेम है तब तो आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। दुर्भाग्यवश यदि क्लेम एक्सीडेंटली होता है या क्लेम दुर्घटना का है या मृत्यु दावा है या डेथ क्लेम है तो थोड़ी सी कागजों की समस्या बढ़ जाती है। तो आज हम जानने वाले हैं डेथ क्लेम के बारे में विस्तृत रूप से। मैं उपेंद्र, भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा अशोकनगर से आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे अध्ययन का जो टॉपिक है वो रहेगा डेथ क्लेम, यानी कि यदि मैच्योरिटी है तब तो पॉलिसी भर जमा करना है और आपको क्लेम की राशि आपको मिल जाएगी। दूसरा, डेथ क्लेम में कैसे सेटल होता है, कितने डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या इसकी प्रक्रिया है, पूरा जानेंगे विस्तृत रूप से। क्लेम, ये जो क्लेम होता है ये दो प्रकार का होता है बेसिकली। एक को हम कहते हैं अर्ली और दूसरे को हम जानते हैं नॉन अर्ली के नाम से। कब क्लेम बनेगा अर्ली और क्या होता है नॉन अर्ली क्लेम, ये सवाल लोगों के मन में बना हुआ होता है। आखिर क्या वो विभाजक रेखा है जो आपके क्लेम को अर्ली या नॉन अर्ली डिसाइड करती है। तो यदि आप आगे बढ़ेंगे और बीमा अधिनियम को पढ़ रहे होंगे जो कि है 1938 का, और बीमा अधिनियम की धारा आप 45 को जैसे ही पढ़ेंगे वो ये निर्धारित करती है कि कौन सा क्लेम होगा अर्ली और कौन सा क्लेम बनेगा नॉन अर्ली। जब आप धारा 45 को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है जिस दिन से बीमा चालू हुआ, DOC जिसको कि हम डेट ऑफ कमेंसमेंट के नाम से जानते हैं, उस दिन से लेकर बीमा के 3 वर्ष पूर्ण हो जाएं, 3 वर्ष यदि पूर्ण हो जाते हैं तब तो क्लेम कहलाएगा नॉन अर्ली। ये 3 वर्ष यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, और यदि 3 वर्ष से कम का समय होता है तो क्लेम कहलाएगा अर्ली क्लेम। अब चूंकि कुछ लोगों के बीमाओं को चलते हुए 6 साल हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं, 7 साल हो जाते हैं, लेकिन उनका क्लेम जब भी आया तो क्लेम कहलाया अर्ली क्लेम ही। ये बड़ा मिथक बना होता है, चूंकि ये जो 3 वर्ष की गणना वहां से करी जाएगी, एक तो जिस दिन आपने बीमा लिया वो सही है, दूसरा जब भी आप पॉलिसी को रिवाइव करते हैं या किस्त भरने में देरी हो जाती है और पॉलिसी को पुनः प्रारंभ करते हैं तो रिवाइवल को भी वैसे ही कंसीडर करा जाएगा। जिस दिन आपकी पॉलिसी का रिवाइवल होगा उस दिन से वो 3 वर्ष गिने जाएंगे, यानी कि रिवाइवल के भी 3 वर्ष बाद यदि घटना घटेगी तो नॉन अर्ली होगा, और रिवाइवल के 3 वर्ष के अंदर यदि कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो क्लेम बनेगा अर्ली क्लेम। एक और चीज लोगों को लगता है कि मात्र DGH जिस दिन लगेगा, DGH जिस दिन लगेगा तभी आपका पॉलिसी को रिवाइवल माना जाएगा। DGH का मतलब होता है डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ। चूंकि आपकी पॉलिसी की जो भी ड्यू डेट होती है उससे आपको एक आगे का ग्रेस पीरियड भी मिलता है, और यदि पॉलिसी का ग्रेस पीरियड खत्म हो जाता है तो अगेन आप जब किस्त की
या किस्त अथवा प्रीमियम अपने बीमा की भरती हैं तो भी आपकी पॉलिसी अर्ली अथवा नॉन अर्ली की कंडीशन में चली जाती है। यहाँ मैं जिक्र ग्रेस पीरियड का और कर दूं, चूंकि मुद्दा उठाई हुआ है, तो किस पॉलिसी में कितना ग्रेस पीरियड आपको देखने को मिलता है। बेसिकली यदि आपके प्रीमियम भरने का मोड मंथली है तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलने वाला है। यदि मोड क्वार्टरली है तो आपको ग्रेस पीरियड के रूप में 30 दिन मिलते हैं। हाफ ईयरली मोड है तब भी आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा 30 दिन का, और यदि ईयरली मोड है तो ग्रेस पीरियड मिलेगा 30 दिन का। यदि इस दौरान प्रीमियम का भुगतान नहीं करा गया और इसके बाद प्रीमियम का भुगतान करा जाता है तो आपकी पॉलिसी चली जाती है अर्ली क्लेम में। ये अभी ध्यान रखें कि जब भी आपकी ड्यू डेट हो, संभवतः पूरी कोशिश करें कि ड्यू डेट से पहले ही हमको प्रीमियम पे कर देना है। यदि कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तब भी ग्रेस पीरियड को तो कभी भी ना जाने दें। ग्रेस पीरियड के अंदर आपको हर हाल में अपना पैसा भरना ही है, क्योंकि आपने जिस उद्देश्य के लिए पूरा करा हुआ था वो उद्देश्य पूरा हो, उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि प्रीमियम टाइम से पहले जमा करें। तो ये तो मिलता है ग्रेस पीरियड, और हमने जाना अर्ली और नॉन अर्ली के बारे में। अब हम जानेंगे सामान्य क्लेम क्या होता है और एक्सीडेंटली क्लेम क्या होता है। यदि क्लेम सामान्य होगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और यदि क्लेम एक्सीडेंटली होगा तब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो बात करते हैं सामान्य क्लेम के बारे में। जब भी क्लेम घटता है और क्लेम की एक चरणबद्ध प्रक्रिया को अपनाई जाती है, जिसमें कि पहला चरण जो आता है, हम दो देख रहे हैं सामान्य क्लेम को, कंफ्यूजन ना हो मैं लिखे दे रहा हूं। सामान्य क्लेम में पहला जो मुद्दा आता है, आपको एक आवेदन देना होगा, एप्लीकेशन जिसको कि कहते हैं। इसी को बीमे की भाषा में इंटीमेशन के नाम से जाना जाता है। इंटीमेशन का मतलब होता है सूचना देना। एप्लीकेशन लिखेगा कौन? ये एप्लीकेशन लिखी जाती है जिस शाखा से आपने बीमा ले रखा था उस शाखा के ब्रांच मैनेजर के नाम, और ये जो लिखने वाला होता है वो होती है नॉमिनी, यानी कि नॉमिनी के बिहाफ पर इस एप्लीकेशन का फॉर्मेट तैयार करा जाता है। इस फॉर्मेट में आपको क्या क्या लिखना होता है, तो कुछ चीजें मैं रैंडमली यहां पर बता दूं। इस एप्लीकेशन में आपको मृत्यु का कारण बयां करना होगा, मृत्यु का कारण बयां करना होगा, मृत्यु का कारण। दूसरा, इसी एप्लीकेशन में आपको डेट मेंशन करनी होगी, किस दिनांक को मृत्यु हुई है। दूसरा, समय कितना था। ये सारी चीजें एप्लीकेशन में मेंशन करें और यथार्थ सत्य रूप से लिखें। ये एप्लीकेशन आपको तैयार करके ब्रांच में देनी होगी। एप्लीकेशन के साथ आपको और क्या देना है? डेथ सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी लेकर आपको जाना है ब्रांच में। डेथ सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी। अब यदि आपका क्लेम सामान्य है तो सामान्य क्लेम के पेपर आपको इशू हो जाएंगे, और क्लेम एक्सीडेंटली होगा तो उसके पेपर अलग रहने वाले हैं। डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी आपको लेके जानी है। ये दो चीजें पहले देनी है। इसके बाद आपको पास अब आपकी क्लेम के फॉर्म आ चुके हैं, अब उनको तैयार करना है, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको शामिल करने होंगे। तो उन डॉक्यूमेंटों में पॉलिसी बॉन्ड, जो कि आपको LIC से मिला हुआ था, पॉलिसी बॉन्ड रखना है ओरिजिनल। दूसरा, मृतक व्यक्ति का आधार रखना है, जिसकी की मृत्यु हुई है उसका आधार की कॉपी लगानी है। अब चूंकि आप ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट ले गए थे, इसकी फोटो कॉपी यहां पर शामिल करनी है। डेथ सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी। चौथा, नॉमिनी का आधार, आधार नॉमिनी फोटोकॉपी देना है इसकी। नॉमिनी का बैंक पासबुक देना है आपको, बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की कॉपी आपको देनी है, जिस खाते में कि आप डेथ क्लेम का पैसा रिसीव करना चाहते हैं। सातवां डॉक्यूमेंट रहेगा, जिस हॉस्पिटल में मृतक व्यक्ति ने अंतिम सांस ली थी उस हॉस्पिटल के डॉक्टर का, या जिसने कि उनको मृतक घोषित करा था, उस हॉस्पिटल के पर उस हॉस्पिटल से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट को फॉर्म में मेंशन करें। ये सारी चीजों के फोटोकॉपी, ये ओरिजिनल लगा देना है
मृत्यु के कारण का सर्टिफिकेट उस फॉर्म में। ये सारी चीजों की फोटोकॉपी कर कर बकायदा 2 सेट बनाएं, एक सेट अपने पास रखें और एक सेट पूरे कागजों के साथ निर्धारित ब्रांच में जमा कर दें। क्लेम सामान्य है और क्लेम नॉन अर्ली है, नॉन अर्ली तो महज 15 दिन के अंदर आपको आपके क्लेम की राशि मिल जाएगी। सामान्य क्लेम में आपको मात्र इतने डॉक्यूमेंट देने होते हैं। अब हम बात करेंगे और भाई यदि क्लेम अर्ली होता तब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बढ़ जाते। साथ में आपको एक और डॉक्यूमेंट लगाना होगा जो कि होता है दाह संस्कार का सर्टिफिकेट। दाह संस्कार यानी कि जिस जगह आपने बीमित व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर रखा था उस जगह की कॉपी भी इसमें शामिल करनी होती है। इत्यादि चीजों के साथ आप इन डॉक्यूमेंट को अपनी ब्रांच में जमा करें। यदि क्लेम सामान्य होगा तो आपको आपकी निर्धारित रकम अदा कर दी जाएगी। क्योंकि यदि क्लेम नॉन अर्ली होगा तो 45 दिन का समय लगता है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है और फॉर्म में दी गई जानकारी प्लस आपके द्वारा इधर दी गई जानकारी और इन्वेस्टिगेशन के द्वारा प्राप्त की गई जानकारी, तीनों जानकारियां समान सत्य रूप से मिल जाती हैं तो आपकी क्लेम की राशि आपको अदा कर दी जाती है। यदि चीजों में कहीं भी फेरबदल देखने को मिलता है, अनावश्यक रूप से कार्रवाई आगे बढ़ जाती है। हो सकता है बीमे का क्लेम आपको ना मिले, यह भी संभव है कि आपको और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़े। इसलिए ध्यान रखें, जिस दिन बीमा लें उस दिन इतनी जिम्मेदारी के साथ बीमा फॉर्म पर हस्ताक्षर करें, क्योंकि वही निर्धारित करेगा कि क्लेम की राशि मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। उसी दिन ये तय हो जाता है जिस दिन आप फॉर्म भरते हैं अब क्या होने वाला है। दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग बाग बीमा तो कराते हैं लेकिन फॉर्म भरने में जरा सी भी टाइम नहीं देते, फटाक से साइन करते हैं और बस फ्री हो जाते हैं कि चलो अब मेरा बीमा हो गया। क्योंकि जो बीमा करने आता है वो भी इतने जल्दी में होता है कि आपको पूरी चीजें बताए बगैर ही वहां से बीमा लेकर निकल जाता है और एफटीआर कटवा देता है। चीजें उस दिन बड़ा सबब बन जाती हैं जिस दिन कोई घटना इस प्रकार से सामने आती है। फिर किसी की नहीं चलती है तो आपके द्वारा भरे गए उस फॉर्म की चलती है, क्योंकि उस पर क्लियरली मेंशन होता है जहां जहां आपका दस्तखत है वहां एक शर्त है और उस शर्त को पूरा करा जाए ये आवश्यक होता है कि आपको शर्तें मालूम होना चाहिए। इसीलिए बीमा लें तो पूरी जिम्मेदारी के साथ यथार्थ तथ्यों के साथ जीवन बीमा को आगे बढ़ें। यदि आपको कोई बीमारी है तो उस बीमारी का उल्लेख उस फॉर्म में दी गई बीमारी के कॉलम में निश्चित रूप से करें। कोई भी चीज छुपाए नहीं। यदि आपका बीमा स्वीकार होगा लिखी हुई बीमारी के साथ तो कोई ताकत नहीं है कि आपकी क्लेम की राशि आपको रोक दे। क्योंकि होता क्या है, आप नो उसमें फिल करवा देते हैं और यदि आपको कोई बीमारी है उसका आप उल्लेख नहीं करते और बाद में उस बीमारी का पता इन्वेस्टिगेशन में चलता है तो निश्चित रूप से घातक साबित होने वाला है। अब हम बात करेंगे दुर्घटना बीमा में आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। यदि खत्म होता है कारण दो ही होते हैं, या तो सामान्यता हो जाए अथवा दुर्घटना में। तो हम बात करेंगे दुर्घटना बीमा के बारे में। तब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। पहला डॉक्यूमेंट तो एप्लीकेशन ही होती है। इंटीमेशन में आपको बयां करना होगा कि मृत्यु का कारण क्या रहा, मृत्यु कैसे हुई, कितने समय पर हुई, किस दिनांक को हुई, इत्यादि चीजों को विस्तृत रूप से लिखें और एप्लीकेशन फॉर्म तैयार करें। साथ में डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी, ओरिजिनल कॉपी लेकर जाना है और इसके बाद आपको दुर्घटना बीमा के डॉक्यूमेंट इशू हो जाते हैं। डेथ सर्टिफिकेट, अब चूंकि घटना एक्सीडेंटली हुई थी तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। तीसरा डॉक्यूमेंट होता है पॉलिसी बॉन्ड, जो कि आपको एलआईसी से मिलती है, उसी को देना है। चौथा आधार मृतक व्यक्ति का। पांचवा आधार नॉमिनी का, आधार कार्ड नॉमिनी का बैंक अकाउंट या कैंसिल चेक देना है, बैंक पासबुक या कैंसिल चेक। सातवां आधार कार्ड कॉपी दी। सातवां हॉस्पिटल जहां पर वो खत्म हुए टिकट आपको देना है।
एक्सीडेंट की घटनाएं दो तरीके से होती हैं, ये चीज भी यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए। एक एक्सीडेंट ऐसा घटा कि मृत्यु ऑन स्पॉट हो जाती है, और एक एक्सीडेंट ऐसा होता है कि मृत्यु कुछ समय बाद या हॉस्पिटल में एडमिट होने पर होती है। तब क्लेम को सामान्य माना जाएगा या एक्सीडेंटली माना जाएगा, इसका क्या विभाजक रेखा है? तो मैं एक चीज यहाँ क्लियर कर दूं, दुर्घटना होने की यदि 180 दिन के अंदर मृत्यु होती है तब तो क्लेम कहलाएगा दुर्घटना वाला क्लेम, और यदि घटना 180 दिन के बाद होती है दुर्घटना होने के तो क्लेम बनेगा सामान्य। तो मृत्यु यदि 180 दिन के अंदर हो जाती है तो आपका क्लेम जनरली एक्सीडेंटली क्लेम ही कहलाएगा। हॉस्पिटल की कॉपी आपको देनी है, रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा, और यदि मृत्यु एक्सीडेंट के थ्रू हुई है तो FIR कॉपी भी आपको शामिल करनी होगी। ये सारे चीजों के फोटो कॉपी, कुछ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल देने हैं, इन सारे को आप 2 सेट बनाएं और एक सेट अपने पास रखें, दूसरा ब्रांच में जमा कर दें। क्योंकि क्या होता है, कभी भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा तो आप तुरंत वो डॉक्यूमेंट हाजिर करने में सक्षम होंगे, अन्यथा आप डॉक्यूमेंटों को इधर उधर ढूंढते रहेंगे, अनावश्यक रूप से विलंब होता है। इस दौरान जो समय लगने वाला है वो अधिकतम समय होगा 45 दिन के अंदर। यदि चीजें सब कुछ सामान्य पाई जाती हैं तो आपको आपकी क्लेम की राशि अगर कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। आपने भी ली थी बीमा गोल्ड पॉलिसी या आपने भी बेची थी बीमा गोल्ड पॉलिसी और अब वो मैच्योरिटी के समय आपके लिए बड़ा सबब बनते जा रही है, तो जानेंगे क्यों मिल रही है उसमें मैच्योरिटी की रकम कम, क्या है इसकी वजह। मैं उपेंद्र, भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा अशोकनगर से आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जानेंगे विस्तृत रूप से बीमा गोल्ड पॉलिसी के बारे में। निश्चित रूप से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मेरा आयु मेरा अनुभव कम है, फिर भी जितना मैं जान पाया पिछली रात की मेहनत के तौर पर वो मैं सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बीमा गोल्ड पॉलिसी के बारे में। बेसिकली इसके इतिहास को भी लेकर चलेंगे हम, क्यों इसका नाम बीमा गोल्ड पड़ा। तो पहले हम जानेंगे इस गोल्ड की क्या कहानी है, कब ये पॉलिसी लॉन्च करी गई थी, क्या थी इसकी बेसिक कंडीशन है। बीमा गोल्ड पॉलिसी का नाम देने का सीधा सा मकसद ये था, LIC की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और उस समय एक गोल्डन जुबली करके सेलिब्रेशन करा जा रहा था, और उसी समय एक LIC ने पॉलिसी लॉन्च की जिसका कि नाम दिया गया बीमा गोल्ड, और इसको टेबल नंबर दिया गया 174, जो कि आज के दौर में लोगों को बीमा से दूर करने का काम कर रही है। ना ही तो ग्राहक भरोसा करता है, जिसने बीमा बेचा वो भी दुख में है और जिसने बीमा लिया वो भी दुख में है। उसका भरोसा ही हट गया है कि LIC में जो रिटर्न मिलते हैं बिल्कुल भी ना के मुकाबले हैं। ये जो पॉलिसी लॉन्च करी गई उस समय दिन और दिनांक होता है 1 सितंबर 2005 का समय था। उस दिन LIC ने 174 नंबर टेबल बीमा गोल्ड पॉलिसी प्रारंभ करी, और मात्र 7 महीने के अंदर ही 31 मार्च 2006 को पॉलिसी को विड्रॉल कर लिया गया। यानी कि मैनेजमेंट को भी समझ में आने लगा था कि कुछ ना कुछ तो इसमें फॉल्ट है, और इस पॉलिसी को 7 महीने के अंदर ही LIC ने विड्रॉल कर लिया। बेसिक कंडीशनें क्या थी, क्यों इसमें पैसा कम मिला? क्योंकि इसमें जो टर्म देखने को मिलती है वो मिलती थी हमको 12 वर्ष, 16 वर्ष और 20 वर्ष, ये इसकी टर्म थी, और इन्हीं इंटरवल में आपको पैसा भी मिलना था। यदि आपने 12 वर्ष की टर्म चुनी है तो आपको समय शॉर्ट का चौथे वर्ष में और 8वें वर्ष में 15% मिलने वाला है। चीजें याद रखें, ये जो पैसा मिलने वाला है ये समय शॉर्ट का आपको इतना हिस्सा मिलेगा, और यदि आपने टर्म 16 वर्ष चुनी हुई है तो आपको पैसे जो मिलेंगे चौथे वर्ष में, 8वें वर्ष में, 12वें वर्ष में समय शॉर्ट का 15% आपको यहां मिल जाएगा। और यदि टर्म आपने 20 वर्ष चुन रखी है तो बेसिक समय शॉर्ट का चौथे वर्ष में, 8वें वर्ष में,
12वें वर्ष में 16वें वर्ष में 10% आपको मिलने वाला है। यही वो वजह है जिसके कारण मैच्योरिटी पर आपको अमाउंट कम देखने को मिलता है। बेसिकली 75 नंबर टेबल में जो सम एश्योर्ड मिलता है वो भी इसी का हिस्सा होता है, और आज की मनी बैक में जो पैसा मिलता है वो भी सम एश्योर्ड का ही हिस्सा होता है। वजह ये होती है कि आज की जो पॉलिसियां हैं उनमें बोनस मिलता है, लेकिन 174 टेबल नंबर में लॉयल्टी एडिशन था जिसकी की कोई गारंटी नहीं होती, ये कंपनी के प्रॉफिट पर निर्भर करता है। सवाल मेरा यह है कि कंपनी तो लगातार प्रॉफिट में है, फिर क्यों लॉयल्टी एडिशन कम रहा? उसका भी जवाब हम देंगे। और यदि इसका विक्रय प्रपत्र पढ़ेंगे ध्यान से तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि मैच्योरिटी जब भी आपकी होगी, मैच्योरिटी उस पर आपको मिलने वाला क्या है, टोटल जो आपने प्रीमियम पेड करे होंगे, प्रीमियम पेड जितने भी आपने प्रीमियम जमा करे हैं वो मिलेंगे, साथ में जितना एडिशनल बोनस मिल गया यानी लॉयल्टी एडिशन आपको मिल गया वो मिल जाएगा, माइनस जो कि सर्वाइवल आपको बेनिफिट मिला बीच बीच में वो पैसा घट जाएगा, और बदले में आपकी मैच्योरिटी की रकम मिल जाएगी, जो कि आज के दौर में हम देखते हैं जितना पैसा पार्टी ने जमा करा लगभग 10,000 रुपए 5,000 रुपए ही ज्यादा मिल पाया, उतना ही उनका लॉयल्टी एडिशन था। लॉयल्टी एडिशन और भी ज्यादा बढ़ जाता, वजह हो गई कि उसमें सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में जो कि समय, एक और चीज हमें क्लियर कर दूं, जो लॉयल्टी एडिशन मिलता है वो समय शॉर्ट पर मिलता है। लॉयल्टी एडिशन की गणना जो होने वाली है वो समय शॉर्ट पर होती है, और समय शॉर्ट चूंकि 15% पहले 4 वर्ष में ही आपका समय शॉर्ट कम हो गया था, और बीमा अगले 4 साल चला फिर 15% कम हो गया, बीमा अगले 4 साल फिर चला फिर 15% कम हो गया, यानी कि शुरू के 4 साल में आपको जो लॉयल्टी एडिशन मिला वो 25% पर मिला, और उसके 4 साल में जो लॉयल्टी एडिशन मिला वो 70% पर मिला, और फिर जो लॉयल्टी एडिशन मिला वो 55% पर मिला। यानी कि जो कि सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में आपको पैसा मिल गया उसने मैच्योरिटी की रकम में लॉयल्टी एडिशन को भी नहीं जोड़ने दिया। दूसरा कारण मैच्योरिटी पर मिलने का यह भी रहा। प्रीमियम के सेल्स इसके जो प्लान के विक्रय प्रपत्र में कहीं भी ये शामिल नहीं है कि आपको समय शॉर्ट प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मैच्योरिटी पर मिलने वाला है। एक और चीज मैं यह क्लियर कर दूं, जैसे ही हम लोग LIC एक्ट 1956 की धारा 37 को पढ़ते हैं, ये और वो दोनों चीजें मैच ही नहीं खाती। उसमें लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार निगम की पॉलिसियों को प्रत्याभूत करेगी, धारा 37। इसका मतलब ये होता है कि यदि LIC को किसी भी प्रकार से घाटा होता है या LIC बंद भी होती है, उस दशा में भारत सरकार दिया गया बीमा धन समय शॉर्ट बना बोनस की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। यानी कि जब LIC बंद भी हो रही होगी उस दशा में भी इतनी रकम आपकी भारत सरकार द्वारा सुरक्षित करी गई है, जिसको कि हम आज के दौर में सोवरेन गारंटी के नाम से जान। 179 नंबर टेबल को भी यहां कंपेयर करके बताऊंगा कि क्या है न्यू बीमा गोल्ड पॉलिसी। दूसरी वजह आपने देखी कि समय शॉर्ट कम रह गया, और पहली जो वजह थी वो थी आपकी प्रीमियम वापस होना, और तीसरी वजह मुख्य कारण इसका जो कम रहा वो थी ऑटो कवर फैसिलिटी। ऑटो कवर का मतलब होता था यदि आपने पहले 2 वर्ष तक प्रीमियम का पूरा हिस्सा जमा कर दिया है और जहां से आपने प्रीमियम भरना बंद कर दिया, यानी कि FUP से जहां से भी आपने पॉलिसी की प्रीमियम भरना बंद करा, वहां से लेकर 2 वर्ष तक के लिए आपको बीमा कवर यथावत रहेगा। यानी कि आज के दौर में ऐसा नहीं होता, यदि आपने एक भी महीने चूक जाते हैं किस्त भरने से तो आपकी पॉलिसी चली जाती है अर्ली क्लेम में और लैप्स मानी जाती है। लेकिन इस पॉलिसी में दी गई ऑटो कवर फैसिलिटी ने भी मोर्टलिटी चार्जेस को बढ़ा दिया। ये बात अलग है कि आप जीवित रहे जब तक की पॉलिसी की टर्म थी और आपको मैच्योरिटी पर कम पैसा मिला, लेकिन जो लोग इस दौरान खत्म हुए उनके परिवारों को LIC ने बिना किसी सवाल के पूरा समय शॉर्ट प्रदान करा। लिहाजा
इन कारणों के चलते भी आपको मैच्योरिटी की रकम कम देखने को मिली है बीमा गोल्ड में, जो कि समय शॉर्ट से भी कम मिली। सवाल मेरा यह है कि क्या धारा 37 इस पॉलिसी पर लागू नहीं होती? क्योंकि एक धारा तो लागू होती है, लेकिन जो मनी बैक मिल गया वो समय शॉर्ट का हिस्सा ही मिला है। लिहाजा धारा को फुलफिल भी करा गया भारत सरकार द्वारा और आपको 55% समय शॉर्ट दिया जाता है। आज के दौर में यदि आपने टर्म चुन रखी है 16 वर्ष की, और यदि आपने 20 वर्ष की टर्म चुन रखी है, तो आपको 60% समय शॉर्ट का भुगतान तो आज भी करा जा रहा है। चूंकि बोनस की भी गारंटी ले रखी थी भारत सरकार ने तो, लेकिन बीमा गोल्ड के केस में आपको बोनस नहीं मिलता है। लिहाजा आपको जो राशि मिल रही है वो 60% ही मिल पाती है। तो ये थी बीमा गोल्ड में मैच्योरिटी को कम मिलने की कहानी। उम्मीद करूंगा कि आपके काफी हद तक डाउट पूरे हो गए होंगे। एक और चीज मैं हमें क्लियर कर दूं, बीमा गोल्ड की पॉलिसी जिसने भी ली, अब वो LIC पर से उसका भरोसा उठ चुका है। वो लोग भरोसा ही नहीं करते क्योंकि LIC में रिटर्न नहीं मिलते। ये आपका मिथक है, आपकी एक पॉलिसी में रिटर्न नहीं मिलते, लेकिन आज की दौर की जितनी भी पॉलिसियां हैं वो निश्चित रूप से एक अच्छा रिटर्न देने में सक्षम है, और आप एक गलत निर्णय को पूरी पॉलिसियों को गलत साबित नहीं कर सकते। आप यदि जीवन बीमा नहीं लेते हैं तो आप अपने परिवार के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय करने वाले हैं, क्योंकि परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होती है, और आपकी एक नासमझी की वजह से, एक गलती की वजह से, एक मिस्टेक की वजह से, एक जीवन बीमा प्लान में मैच्योरिटी कम मिलने की वजह से यदि आप जीवन बीमा पॉलिसी से दूरी बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके परिवार के लिए घातक साबित होने वाला है। आप देखें कि सुरक्षित बचत LIC आपको प्रोवाइड करती है, और यदि आप जीवन बीमा नहीं भी लेंगे तो विक्रय विभाग में ज्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपके परिवार में बड़ा अंतर आ जाएगा जो कि बीमा की अनुपस्थिति में आपकी फैमिली को भोगना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे 179 टेबल नंबर के बारे में, उसमें रिटर्न क्यों कम मिले। टेबल नंबर 179, पॉलिसी का नाम दिया गया न्यू बीमा गोल्ड, क्योंकि बीमा पॉलिसी लॉन्च करने के 7 महीने के अंदर ही मैनेजमेंट पे समझ में आने लगा था कि कुछ तो गलत हुआ है पार्टियों के साथ। लेकिन उस दौर में इतनी ज्यादा बीमा गोल्ड पॉलिसी सेल करी गई, जैसा कि हम आज के दौर में भी देखते हैं, यदि कोई भी नया बीमा आता है, इतने कंपटीशन उस बीमा के लिए लॉन्च करे जाते हैं, जिससे कि विक्रय वाहिनी के लोगों में एक लालच की भावना आ जाती है और वे बिना जाने समझे लोगों को ये पॉलिसी सजेस्ट करने चले जाते हैं। एक और गलती क्या करी गई थी, लोगों ने बीमा गोल्ड पॉलिसी को बिना पढ़े बिना समझे बेची, और ग्राहक को बता क्या दिया कि आपको जो बीच में पैसा मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, बाद में समय शॉर्ट तो कम से कम एटलीस्ट मिलने ही वाला है। और एक और गजब की बात क्या होती है कि भारतीय लोग जब भी हम किस्त लेने जाते हैं, ग्राहक तत्काल से पूछ लेता है कि मेरी पॉलिसी में अंत में क्या मिलने वाला होगा, और हम चलते चलते इतना जवाब तो दे ही देते हैं कि जितना पॉलिसी में लिखा है कम से कम उतना तो मिलेगा ही। यानी कि लोगों को रट गया कि समय शॉर्ट की राशि तो मिलेगी ही, जो कि आपके द्वारा भी करी गई बहुत बड़ी गलती थी। आगे से कोई भी बीमा बेचे, निश्चित रूप से उसके बारे में विस्तृत रूप से जाने, क्योंकि आपके द्वारा लिया गया एक गलत निर्णय आपकी पार्टी को खराब कर सकता है। चूंकि एक बीमा गलत बिकेगा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि पार्टी के सपने प्रभावित होते हैं वो बहुत ही गलत बात है। क्योंकि किसी ने बीमा अपनी बेटी की शिक्षा के लिए ले रखा था, किसी ने बीमा पॉलिसी अपनी बेटी की शादी के लिए रखी थी। यदि ऐसी मैच्योरिटी मिलेगी तो क्या ही करेगा वो शादी, क्या ही बेटे के लिए शिक्षा के लिए भेज सकेगा। इन चीजों का ध्यान रखें और एक सही सुव्यवस्थित पॉलिसी अपने ग्राहक के लिए सजेस्ट करें। चलिए शुरू करते हैं 179 LIC की न्यू बीमा गोल्ड पॉलिसी। 7वें महीने में ही मैनेजमेंट ने बीमा गोल्ड पॉलिसी को वापस लिया और नया नाम दिया गोल्डन जुबली के दौर में ही न्यू बीमा गोल्ड पॉलिसी। इसमें क्या था, कुछ कुछ परिवर्तन करे गए, बेसिक कंडीशन सेम थी। जैसे कि टर्म की यदि मैं बात करूं, टर्म 12 वर्ष, 16 वर्ष और 20 वर्ष ही था। समय शॉर्ट जो इनको
सर्वाइवल बेनिफिट मिलने थे वो 8 वर्ष ही मिलेगा 12 वर्ष की टर्म में, 4 वर्ष मिल जाना है। यदि टर्म 16 वर्ष है तो 4, 8, 12वें वर्ष में मिलेगा और ये समय शॉर्ट का मिलने वाला है 15%। यदि टर्म 20 वर्ष है तो चौथे वर्ष मिलेगा, 8वें वर्ष मिलेगा, 12वें वर्ष मिलेगा, 16वें वर्ष मिलेगा और समय शॉर्ट का होने वाला है 10%। इतनी राशि आपको मिल जाएगी। चूंकि अब समय शॉर्ट ही कम हो गया, इसमें भी मैच्योरिटी तो सेम ही मिलनी है। बोनस इस पॉलिसी में भी आपको नहीं दिया गया है। ऑटो कवर की सुविधा इस पॉलिसी में भी है, जो कि इस पॉलिसी की मोर्टेलिटी रेट को बढ़ाती है। लेकिन खुशनसीबी की बात यह है कि यदि हम किसी दौर में प्रीमियम भरने से चूक जाते हैं तब भी इसका ऑटो कवर बना रहता है। ऑटो कवर फैसिलिटी मिलेगी। एक और चीज यहां पर बोनस नहीं दिया गया है, लॉयल्टी एडिशन ही दिया गया है। और लॉयल्टी एडिशन भी कितना मिलेगा इसको डिफाइन ही नहीं करा गया पूरी सेल्स या विक्रय प्रपत्र में। केवल इतना भर बताया गया है यदि टर्म 12 वर्ष है तो 100 रुपए लॉयल्टी एडिशन मिलेगा प्रति 1000 पर। प्रति 1000 पर जो लॉयल्टी एडिशन मिलने वाला है वो मिलेगा 100 रुपए। और बाद की टर्म 16 और 20 के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है, ये कंपनी के परफॉर्मेंस पर निर्भर करेंगे। इस टेबल नंबर में एक अकेला बिंदु चेंज हो गया जिसको कि हम कहते हैं एक्सटेंडेड कवर, यानी कि पॉलिसी की मैच्योरिटी के बाद भी आपको बीमा कवर मिलेगा, जो कि आपके बेसिक समय शॉर्ट का यानी कि मूल बीमा धन का होने वाला है 50%। अवधि कितनी होगी, यानी कि फ्री बीमा जो कवर मिलेगा उसकी अवधि कितनी दी गई है। जैसे कि बीमा की कवर को घटाकर 50% कर दिया गया है, वैसे ही आपकी टर्म की भी 50% लिया गया है इसमें। यदि आपने न्यू बीमा गोल्ड में टर्म 20 वर्ष चुनी है तो आपको फ्री बीमा मिलने वाला है, उसकी अवधि होगी 10 वर्ष। और यदि आपने 16 वर्ष चुना हुआ है तो फ्री बीमा की अवधि होगी 8 वर्ष। और यदि 12 वर्ष की टर्म चुनी है तो फ्री बीमा की अवधि जो होगी वो होगी 6 वर्ष। इसमें और भी पैसा मैच्योरिटी पर कम मिलेगा, क्योंकि बीमा न्यू बीमा गोल्ड पॉलिसी ने आपको एक्सटेंडेड कवर भी प्रोवाइड करी है। इसका भी पैसा तो कटेगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा संसाधन नहीं है जो आपको फ्री में बीमा कवर प्रदान कर सके। और ये जो पॉलिसी शुरू करी गई वो करी गई थी 1 सितंबर 2006 को न्यू बीमा गोल्ड पॉलिसी चालू करी गई और 1 जनवरी 2014 तक ये मार्केट में उपलब्ध रही। बाद में इसको भी विड्रॉल कर लिया गया है LIC द्वारा, यानी कि आज बीमा गोल्ड जैसी कोई भी पॉलिसी मार्केट में नहीं है। मेरे घर में स्वयं बीमा गोल्ड की मैच्योरिटी मिल चुकी है, जिसका समय शॉर्ट था 50%, 50 लाख रुपए, और मैच्योरिटी पर मिला है 27,000 रुपए। एक 75 नंबर टेबल भी मैच्योर हुई है जिसमें कि मिला है 59,000 रुपए, जो कि 50,000 की पॉलिसी थी। दोनों के में बहुत अंतर है, क्योंकि 75 नंबर टेबल में बोनस जुड़ा हुआ था और 179 टेबल में लॉयल्टी एडिशन है। लिहाजा उस कारण से इसमें आपको जो रिटर्न देखने को मिलते हैं वो कम है। बेसिक जो मैंने पहले ही बताए, अन्य 3 कारण भी मैंने आपको मैच्योरिटी पर कम रकम मिलने के बताए हैं, वो सारे कारण इस 179 में भी लागू होते हैं, क्योंकि सारी सुविधाएं इसमें भी आपको देखने को मिलेंगी। और एक और चीज है, आगे से कभी भी ना बताएं कि सर्वाइवल जो बेनिफिट मिलता है आपको बीच में वो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, ये गलत है, मिस सेलिंग है। आपको सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में जो पैसा मिलता है वो समय शॉर्ट का एक हिस्सा होता है, और जैसे ही वो पैसा आपको मिल जाता है आपका बेसिक समय शॉर्ट उतने से कम हो जाता है। ये चीजें ध्यान रखें, ये बीमा गोल्ड के केस में शामिल था, जो कि बिना समझी के कारण और धूमधाम से उन चंद्रमालाओं के कारण आपने बीमा बेच दिया, जो कि आज के दौर में एक सबब बना हुआ है। एक और बीमा है आज जिसमें कि लॉयल्टी एडिशन मिलता है, जिसको कि हम माइक्रो बचत पॉलिसी के नाम से जानते हैं। माइक्रो बचत, इसका टेबल नंबर है 751
मौका मिला, यदि इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं, जानेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में। पढ़ा था मैंने लगभग, कल जैसे ही आपके मैसेज देखे ग्रुप में, होड़ मची हुई थी कि आखिर क्या वजह है इन वजहों को लेकर। तो मैंने लगभग 3 घंटे मेहनत करी है, तब जाकर ये कुछ निष्कर्ष अपने से निकाले हैं। यदि ये पसंद आता है तो आप प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि लॉयल्टी एडिशन वाली 751 पॉलिसी अब आपको बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, क्या उसकी भी मैच्योरिटी बीमा गोल्ड की तरह ही चौंकाने वाली होगी, इत्यादि सवाल यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें यस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। आज हम जानने वाले हैं LIC के एक ऐसे गारंटेड प्लान के बारे में जिसमें कि आपको पैसा देना है मात्र 15 वर्ष तक, और आपको जीवन भर LIC के द्वारा मिलती रहेगी लगातार गारंटेड राशि, और साथ में आपने जितना जमा पैसा करा था वो भी वापस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्लान के बारे में। मैं उपेंद्र भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा शुकनगर से आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्लान काम कैसे करेगा, बेसिक कंडीशन क्या क्या रहेंगी, विस्तृत रूप से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज तो ये, मैं प्लान की बात करूं, एक कॉम्बिनेशन है और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मेरा अपना बनाया हुआ है और निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा। बात करेंगे उम्र की, तो उम्र की यदि मैं बात करूं तो आप इसको 0 वर्ष से ले 55 वर्ष तक के लिए इस प्लान को ले सकेंगे। पहली चीज तो ये हो जाती है, यानी कि जैसे ही आप इसमें 30 दिन के हो जाते हैं, 30 दिन के बच्चे से लेकर 55 वर्ष की आयु तक आप इस प्लान को चुन सकेंगे। बात करेंगे सम एश्योर्ड की। बेसिक सम एश्योर्ड जो दिया गया है वो स्टार्टिंग 2 लाख रुपए से ही हो जाता है, और अपर लिमिट की कोई सीमा नहीं है। दूसरा, प्रीमियम मोड की यदि मैं बात करूं तो मोड आपको वो चारों मोड देखने को मिल जाते हैं प्लान में, जिसमें कि मंथली जो कि आपको पैसा अदा करना है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, जैसे कि आप चाहें, जो भी आपका बजट हो आप उस तरीके से भर सकते हैं। यदि आप किसान हैं तो आप हाफ ईयरली मोड चुन लें, यदि आप सैलरीड पर्सन है तो मंथली मोड चुन लें, और यदि आपके पास साल में एक बार पैसे आते हैं तो आप ईयरली मोड के साथ भी इसमें जा सकेंगे। मोड आपको इतने देखने को मिल जाएंगे। साथ में और क्या क्या मिलेगा पूरा हम एक उदाहरण के साथ हम लोग जानने वाले हैं प्लान को। तो चलिए शुरू करते हैं उदाहरण के रूप में। बीमा काम कैसे करेगा, ये तो इसकी बेसिक कंडीशन थी। पूरा बीमा आपको समझ में आए उसके लिए उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीमे के 2 पार्ट रहेंगे। एक बेटा होता है कृष्णा, और कृष्णा के लिए पॉलिसी प्लान करी गई, और इस कृष्णा के जो पिता होते हैं वो होते हैं भूपेंद्र। भूपेंद्र जी ने सोचा क्यों ना कृष्णा के लिए जीवन बीमा पॉलिसी प्लान करी जाए। इस समय जो कृष्णा की उम्र होती है वो होता है 3 वर्ष का, 3 वर्ष, और भूपेंद्र जी की उम्र होती है वो होती है 25 वर्ष। ये बेसिक कंडीशन है, और भूपेंद्र जी ने चुन ली जो मैं आपको जीवन बीमा बताने जा रहा हूं वो पॉलिसी। भूपेंद्र जी ने क्या करा, कृष्णा के नाम पर 3200 रुपए मासिक, 3200 रुपए मासिक किस्त की जीवन बीमा पॉलिसी चुन ली। ये 3200 रुपए कृष्णा भूपेंद्र जी को भरने होंगे कृष्णा के नाम पर अगले 15 वर्ष तक। जमा कब तक करना है, 15 वर्ष तक। 15 वर्ष तक यदि भूपेंद्र जी पैसा जमा करते हैं तो लगभग ये 5 लाख रुपए इन 15 सालों में जमा कर लेंगे। भूपेंद्र जी द्वारा जमा की गई राशि होगी 5 लाख रुपए। अब भूपेंद्र जी को मिलेगा क्या, तो कृष्णा 3 वर्ष का हो चुका है, 15 वर्ष तक यदि पैसे जमा करे जाएंगे तो कृष्णा की उम्र हो जाएगी 18 वर्ष, और भूपेंद्र जी द्वारा जमा करने वाली राशि यहाँ पर बंद हो जानी। अब उन्हें एक भी पैसा जमा नहीं करना है। जैसे ही कृष्णा 19 साल का होगा उस दिन कृष्णा को राशि मिलने वाली होगी 20,000 रुपए, जो कि उसके एक स्पेशल दिन, जैसे कि उसका जन्मदिन हो सकता है
हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार दिवाली हो सकती है, नववर्ष हो सकता है, जिस दिन भी आप चाहें उस दिन को चुन लें। आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, एक्सेट्रा, जो भी आप चाहें वो दिन चुनकर आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं, जिस दिन की आपके परिवार में कृष्णा के लिए 20,000 रुपए मिलेंगे। 19 साल का जैसे ही कृष्णा होगा उस दिन 20,000 रुपए मिल जाएंगे। 20 साल का होगा फिर 20,000 रुपए मिल जाएंगे। चूंकि कृष्णा पहले 3 वर्ष निकल चुके हैं और ये लगातार कृष्णा जब तक 24 का होगा तब तक ये 20,000 की राशि उसको मिलती रहेगी। कृष्णा की उम्र हो चुकी है शादी की, कृष्णा की उम्र हो चुकी है हायर एजुकेशन में जाने की, यदि कृष्णा की उम्र हो चुकी है कोई भी बिजनेस स्टेबल करने की, तो जैसे ही 24वां वर्ष आएगा उस दिन 20,000 रुपए आएंगे कृष्णा के खाते में और साथ में ही 5,06,000 रुपए की राशि पहुंचने वाली है भूपेंद्र जी के अकाउंट में। यानी कि अब भूपेंद्र जी को एक ऑप्शन मिलेगा, चाहे तो वो 5 लाख रुपए ले लें, चाहे यहां पर 10 लाख रुपए ले लें, ये दोनों ऑप्शन खुले रहेंगे। यदि भूपेंद्र जी 10 लाख रुपए निकाल लेंगे तो कृष्णा को मिलने वाले 20,000 रुपए यहीं से बंद हो जाएंगे। यदि भूपेंद्र जी 5,06,000 रुपए लेते हैं तो कृष्णा को मिलने वाले 20,000 रुपए लगातार पूरे 97 वर्ष तक मिलने वाले हैं, क्योंकि कृष्णा की उम्र जो है वो 3 वर्ष पहले निकल चुकी है। बीमा आपको 100 वर्ष तक के लिए 20,000 रुपए की राशि लगातार देते चलेगा। साथ में ये तो मिलनी ही है, जब कृष्णा अपनी आयु को पूर्ण कर लेगा, जितना भी जिएगा, साथ में जीवन भर के लिए बीमा भी मिल जाएगा, जो कि फैमिली के लिए 30 लाख रुपए की राशि एक साथ कृष्णा की डेथ पर परिवार वालों को मिलेगी। ये था आज का महत्वपूर्ण बीमा। और इस बीमे के साथ क्या क्या मिल जाता है उसकी हम बात करें। ये तो इनके बचत के पार्ट थे, अब हम जानेंगे बीमे के क्या क्या इनको मिलने वाला है। तो मैं बता दूं 2.5 लाख रुपए का 2.5 लाख का सामान्य बीमा मिलने वाला है कृष्णा के नाम पर। यदि कृष्णा के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो 2.5 लाख रुपए की राशि मिलेगी भूपेंद्र जी के लिए। चूंकि बच्चे के नाम पर बीमा लेते हैं, एक नोट डालकर पॉइंट याद रखें कि बच्चों के केस में एक डिफरमेंट पीरियड अपने को देखने को मिलता है, और ये डिफरमेंट पीरियड की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, बच्चे के नाम पर जब तक रिस्क कवर चालू नहीं होती, या तो बीमा जिस दिन आपने बीमा लिया डीओसी यानी कि डेट ऑफ कमेंसमेंट जो डेट आती है उस दिन से लेकर आपकी पॉलिसी को या तो 2 वर्ष पूर्ण हो जाए, या आपका बेटा अथवा बेटी 8 वर्ष की आयु को पूर्ण कर ले। इन दोनों में से जो भी कंडीशन पहले हो जाएगी, या तो पहले 8 वर्ष का हो जाए बच्चा, या आपके बीमे के 2 वर्ष पूरे हो जाए, तो बच्चे के नाम पर रिस्क कवर चालू हो जाती है, जो कि मेरे केस में होने वाली है 2.5 लाख रुपए। यदि ये डिफरमेंट पीरियड निकलने के बाद कृष्णा के साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो भूपेंद्र जी को राशि मिलेगी, वो होगी 2.5 लाख रुपए। भगवान किसी के भी साथ ऐसा ना करे। और यदि भूपेंद्र के साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो हम जितने भी बीमा लेते हैं, लोग बाग पीडब्ल्यूबी राइडर तो इसमें जोड़ ही देते हैं, जिसके तहत किस्तें तो माफ हो ही जाती है। एक और बड़ी चीज आती है, किस्तें माफ हो जाना बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि परिवार से जब कोई अर्निंग मेंबर खत्म होता है, परिवार सड़क पर आ जाता है। लोगों को उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता, किस्तें भर माफ होना कोई बड़ी बात नहीं होती। उस समय यदि कुछ भी राहत राशि मिल जाए, परिवार के लिए एक माइलस्टोन का काम करती है। तो मेरे केस में राइडर हम बाद में जानेंगे। यदि भूपेंद्र जी के साथ सामान्यता घटना होगी तो 2.5 लाख रुपए की राशि भूपेंद्र की वाइफ को मिल जाएगी, यानी कि कृष्णा की मां के लिए 2.5 लाख रुपए सामान्य बीमा कवर जो इसका कि समय शोर्ट होता है वो मिल जाएगा। चूंकि इसमें ये 20 पॉलिसी के हिस्से थे, अब इसमें हम राइडर की बात करेंगे, क्या क्या राइडर मिलेंगे। साथ में भूपेंद्र जी ने जो पॉलिसी ली थी उसमें शामिल था पीडब्ल्यूबी राइडर,
ये 2.5 लाख रुपए तो मिलेंगे ही, साथ में जो कृष्णा के 3200 रुपए जमा हो रहे थे वो भी LIC पूरी तरह माफ कर देगी, क्योंकि जब कमाने वाला ही नहीं बचा तो पैसा भरेगा कौन। उस दशा में जो 3200 रुपए मासिक जमा होने थे वो PWB राइडर के तहत पूरी तरह माफ हो जाएंगे। अब उनको एक भी रुपए अदा नहीं करना होगा। साथ में और क्या क्या मिलने वाला है, और घटना यदि एक्सीडेंटली हुई तो इन्होंने एक राइडर चुन लिया था AB, जिसका कि नाम होता है एक्सीडेंटल बेनिफिट, तो और वो उसकी राशि होती है 2.5 लाख रुपए। अब यदि भूपेंद्र जी के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होगी एक्सीडेंट में तो राशि मिलने वाली है 2.5 लाख नॉर्मल की और 2.5 लाख रुपए होंगे एक्सीडेंटल बेनिफिट के। अब जो कैजुअलिटी बनेगी उस दशा में उनको राशि मिलने वाली होगी वो होगी 5 लाख रुपए। एक्सीडेंट की भी मायने अलग अलग होते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं कि कब क्लेम एक्सीडेंट माना जाएगा, कब क्लेम नॉर्मल बनता है। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी एक्सीडेंट होता है बाहरी कारणों से, यदि आपकी मृत्यु होती है या ऐसे समझें कि मौत आई नहीं थी लेकिन आ चुकी, उस दशा में उस घटना को एक्सीडेंट माना जाता है। कोई भी कैजुअलिटी ऐसी हुई, हो सकता है वाहनों करंट लग जाए, सांप काट ले, जो भी इत्यादि, वो सारी चीजें एक्सीडेंट के तहत कवर करी जाती है। ये एक्सीडेंट की परिभाषा है। कोई भी एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंट होने के 180 दिन के अंदर यदि मृत्यु हो जाती है तब तो क्लेम माना जाएगा एक्सीडेंटली, और यदि मृत्यु एक्सीडेंट होने की 181 या इसके बाद के दिनों में होती है तब आपके क्लेम की गणना जो होने वाली है वो सामान्य मानी जाएगी। ये चीजें भी याद रखें, हर चीज बाद में देखी जाती है। दूसरा, एक और राइडर इसमें देखने को मिलता है इनकी पॉलिसी में, जो कि भूपेंद्र जी ने चुन रखा था, जिसको कि हम AD/DV राइडर के रूप में जानते हैं। इतना महत्वपूर्ण राइडर है जो पॉलिसी में विकलांगता क्लॉज को भी शामिल करता है। एक्सीडेंट का पैसा तो डबल हो ही जाएगा, जो कि 2.5 लाख रुपए मेरे केस में है, ये तो मिलेंगे ही। भगवान न करे एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ जिसमें कि मिस्टर भूपेंद्र विकलांग हो जाते हैं परमानेंटली। अब क्या बनेगा केस, चूंकि ये व्यक्ति विकलांग है, कमाने जा नहीं पा रहा है, तो उस दशा में इनको एक फायदा मिल जाएगा DV बेनिफिट का, डिसेबिलिटी बेनिफिट का, जिसके तहत इनको अब जो पैसे जमा करने होंगे वो बीमे में मात्र भरने होंगे 1700 रुपए। पहला फायदा तो यही मिल जाएगा, यानी कि 1500 रुपए की तो किस्त में ही छूट मिल जाएगी। पहला फायदा ये हो जाएगा, 1500 रुपए ने भरने ही नहीं है। दूसरा फायदा क्या होगा, उल्टा उसी दिन से इनको 20,000 रुपए हर साल मिलने लगेंगे। यदि आप देखेंगे तो 1700 रुपए का यदि मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो लगभग 21,000 के समथिंग अमाउंट बनता है, और LIC इनको 20,000 रुपए अदा करने लगेगी। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, LIC के द्वारा जो राशि दी जाएगी उसी से ही कृष्णा की प्रीमियम जमा हो जानी है, और ये 20,000 रुपए की राशि लगातार 10 वर्षों तक उनको मिलती रहेगी। ऐसे करके पैसे मिलने होंगे 25,000। ऐसे करके 10 वर्ष में इनको जो राशि मिल जाएगी वो होंगे 2.5 लाख रुपए। यानी कि यदि घटना एक्सीडेंट में विकलांग हो जाएंगे तो इनको 2.5 लाख रुपए राशि ऐसे करके मिल जाएगी। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होता है, यदि एक्सीडेंट उस समय घटा जब बीमे के 10 साल बचे ही नहीं थे, हो सकता है 14वें साल में एक्सीडेंट हुआ हो, उस दशा में क्या होगा, क्योंकि पैसे तो 25,000 रुपए अगले 10 साल तक मिलने हैं। तो मैं क्लियर कर दूं आपको जवाब, उस दशा में आपको एक साथ ही 2.5 लाख रुपए की राशि अदा करी जाएगी, क्योंकि आपने 2.5 लाख रुपए का एक विकलांगता बीमा कवर भी एडिशनली आपकी पॉलिसी में चुन रखा है। दूसरा, एक और राइडर मिलने को मिलता है, क्रिटिकल इलनेस राइडर। मैं रोज सोचता हूं कि क्रिटिकल इलनेस राइडर में कौन सी बीमारियां कवर होती हैं, इसको मैं आपको बता दूं। तो कल निश्चित रूप से इसी टॉपिक पर वीडियो आएगा, आप पूरा देखें, और यदि ये आप चुन लेते हैं तो आपकी बीमा पॉलिसी, जो आपकी जीवन बीमा पॉलिसी थी, अब वो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में तब्दील हो जाएगी। लगभग 15 से 20 प्रकार की बीमारियां हैं, उन बीमारियों को आप कवर कर पाएंगे क्रिटिकल इलनेस राइडर के थ्रू। साथ में एक और बड़ा कंफ्यूजन बनता है कि विकलांगता आखिर मानेंगे किसी को,
किस चीज को। तो विकलांगता में कंडीशन में बता दूं 6 क्रियाएं होती हैं, उनमें से 3 क्रियाएं करने में यदि आप असक्षम हो जाते हैं तो आपको विकलांग मान लिया जाएगा। पहली मैं बात करूं, आप एक कमरे से दूसरे कमरे में ना जा सकें, यानी ट्रांसफरिंग, एक रूम से दूसरे कमरे में ना जा सकें। दूसरा फीडिंग, यानी कि आप अपने हाथ से खाना ना खा सकें। तीसरा होता है बाथिंग, आप नहा ना सकें। इत्यादि क्रियाएं करने में यदि आप असक्षम हो जाते हैं तो आपको विकलांग मान लिया जाएगा। और ये विकलांगता का क्लॉज भी उसी दशा में काम करेगा, एक्सीडेंट होने के 180 दिन के अंदर ही विकलांगता आ जाना चाहिए। यदि विकलांगता 181वें दिन आती है तो आप इस क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे। जागरूक बने, जिम्मेदार बने, पूरी चीजों को जाने, किसी को ब्लेम करने से कुछ नहीं होना है। ये तथ्य हैं जो बेसिकली आपकी पॉलिसी में समाहित होते हैं। एक और इसमें सुसाइड क्लॉज भी मैं क्लियर करते चलूं जो हर बीमा पॉलिसी में होता है। लोगों की मंशा होती है, हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता, लेकिन परिस्थितियां कभी कभी गलत हो जाती हैं। आज बीमा लिया, कल को परिवार में क्राइसिस हो गया और लोग आत्महत्या को अंगीकार कर लेते हैं। लिहाजा यदि बीमे लेने के 12 महीने के अंदर आप आत्महत्या कर लेते हैं तो पॉलिसी में लगने वाला सुसाइड क्लॉज एक्टिव हो जाता है, जो ये बयां करता है कि यदि 1 वर्ष के अंदर बीमा लेने के सुसाइड कर लिया जाता है तो इसको इंटेंशनली माना जाएगा और इंटेंशनली होने के कारण आपको बीमा क्लेम अदा नहीं करा जाएगा। तो बीमा पूरी जिम्मेदारी से लें, पूरा चलाएं, क्योंकि आपने जो बीमा पॉलिसी ले रखी है वो किसी और के लिए नहीं, आपने अपने हित के लिए ले रखी है और उसको पूरा चलाएं। स्वस्थ रहकर भी आपको काफी कुछ मिलने वाला है और आपने देखा ही होगा, जिसमें कि आपने जमा पैसा जितना कर रखा था वो तो आपको मिल ही जाएगा, साथ में आपके बेटे के लिए लगातार 20,000 रुपए की राशि जीवन भर तक मिलने लगेगी। बीमा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। आप भी सोच रहे हैं जीवन बीमा लेने की और चाहते हैं कि आपको बीच बीच में पैसा मिलता रहे, जिससे कि आपको प्रीमियम भरने में सहायता मिल सके। दूसरा, बीच में आए जिम्मेदारियों को भी आप उस बीमे के पैसे से अपना निर्वहन कर सके। तो आज हम जानने वाले हैं ऐसी मनी बैक पॉलिसी के बारे में, तो बने रहे हमारे इस वीडियो की सीरीज में। मैं उपेंद्र, भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा अशोकनगर से आपका अपनी इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर लगातार प्लान से रिलेटेड वीडियो ही मैं डाल रहा हूं। इनका मकसद सिर्फ इतना ही है क्योंकि आपको जागरूकता पहुंच सके, आप जान सके कि कितने प्रकार के बीमे होते हैं और आपकी जरूरत के मुताबिक एक जीवन बीमा पॉलिसी चुन सके जो कि आपके सपने, आपके परिवार की सुरक्षा में आपकी सहायता कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं मनी बैक पॉलिसी, जिसका कि टेबल नंबर अब रहेगा 721-271। इस पॉलिसी का नाम दिया गया टेबल नंबर है और इसके यदि मैं नाम की बात करूं तो मनी बैक योजना के नाम से इसको हम जानते हैं। पहले तो बात करें कि कौन व्यक्ति इस बीमा को ले सकेगा, इसकी बेसिक कंडीशन हम लोग देखेंगे, फिर इसके बाद इसको विस्तृत रूप से उदाहरण के साथ में आपको बताने वाला हूं। यदि हम बात करें पहले तो उम्र की, क्योंकि बीमा लेने से पहले उम्र का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसमें उम्र दी गई है 13 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के उम्र तक के लिए ये बीमा लिया जा सकता है। ये तो रही उम्र की बात करेंगे टर्म की, यानी कि कितने समय तक की ये जीवन बीमा पॉलिसी होगी। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर टर्म जो रहने वाली है वो 25 वर्ष का है, यानी कि आपकी जो जीवन बीमा पॉलिसी चलने वाली है वो 25 वर्ष तक चलेगी। बात करेंगे पीपीटी की, चूंकि बीमा 25 वर्ष का है तो हमसे पैसे क्या हमको 25 वर्ष तक ही जमा करने होंगे या उससे कम समय तक अपने को पैसा जमा करना है। तो मैं आपको बता दूं, आपको पैसे यहाँ पर भरने होंगे मात्र 20 वर्ष तक, यानी कि आपको 5 वर्ष का फ्री में बीमा कवर मिल जाएगा। पीपीटी आपकी होने वाली है 20 वर्ष। इसमें और क्या मिलेगा, अब हम पैसे कितनी तरीके से जमा कर सकते हैं। तो मोड ऑफ पेमेंट की यदि मैं बात करूं तो पेमेंट के लिए आपको मंथली मोड चुन सकते हैं, आप हाफ ईयरली मोड चुन सकते हैं, आप क्वार्टरली मोड चुन सकते हैं, आप ईयरली मोड चुन सकते हैं। यानी कि आप मासिक, तिमाही,
छमाही अथवा वार्षिक रूप से जीवन बीमा पॉलिसी में पैसा लगा सकेंगे, इत्यादि आपको मोड देखने को मिलते हैं। अगली हम बात करें आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए होंगे, तो वो मैं आपको बता दूं। यदि आप 13 वर्ष से लेकर 17 वर्ष के बीच में या 18 वर्ष के बीच के बच्चे के लिए जीवन बीमा की मनी बैक पॉलिसी लेना सोच रहे हैं, तो आपको आवश्यक दस्तावेज चाहिए होंगे। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा बेटा 5 वर्ष से ऊपर का हो चुका है, 5 वर्ष से कम का है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, साथ में आधार कार्ड। यदि 5 वर्ष से ज्यादा का है तो आपको स्कूल की मार्कशीट भी साथ में देनी होगी। एक फोटो देना होगा, बेटे का फोटो देना होगा, साथ में माता अथवा पिता जो कि प्रपोजर हैं उनको अपना आधार कार्ड केवाईसी डॉक्यूमेंट देने होंगे, आधार प्लस पैन कार्ड देना होगा। और यदि आप पेमेंट का मोड मंथली चुनते हैं तो मंथली मोड के लिए आपको साथ में अपनी बैंक पासबुक भी देनी होगी। 5वां नंबर का पॉइंट रहेगा बैंक पासबुक, जिससे कि आपका पैसे की प्रीमियम जो है वो ऑटो डेबिट होती रहेगी, यानी कि पासबुक की फोटोकॉपी आपको देनी पड़ेगी। साथ में एक मेडिकल होता है, मेडिकल रिपोर्ट भी आपको सबमिट करनी होगी यदि बच्चे के नाम पर आप जीवन बीमा पॉलिसी लेते हैं। ये मेडिकल किस दशा में लगता है मैं आगे जिक्र करूंगा कि पीडब्ल्यूबी इसमें आपको राइडर मिलते हैं, वो राइडर यदि आप चुनेंगे तो आपको मेडिकल रिपोर्ट देनी होगी, और एक पिता अथवा माता का फोटो भी आपको देना होगा। इत्यादि चीजें जीवन बीमा पॉलिसी समझने से पहले इन सारी चीजों की फोटोकॉपी कराकर अपने घर पर रखें, जिससे कि आपके बीमा सुव्यवस्थित और सही तरीके से उसको पूरा करा जा सके। अब हम बात करेंगे इसमें मिलने वाले राइडर के बारे में। राइडर का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली बेस पॉलिसी में शामिल सुविधाएं नहीं होती। ये जो सुविधाएं होती हैं आपको एक्स्ट्रा पैसा अदा कर आपकी पॉलिसी में जोड़ी जाती हैं, जो आपकी पॉलिसी को आपकी जरूरत के मुताबिक बनाने में पूरा सहयोग करती हैं। तो पहला जो राइडर देखने को मिलता है उसको हम जानते हैं PWV राइडर, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। ये कब काम करेगा? यदि आप अपने बच्चे के नाम पर जिसकी की उम्र 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच है उसके लिए जीवन बीमा प्लान कर रहे हैं, तो ये राइडर आपका बहुत ही सहयोग करने वाला है। होगा क्या, इस राइडर को जैसे ही आप चुन लेते हैं और दुर्भाग्यवश भगवान न करे यदि पिता जो कि पॉलिसी का प्रपोजर बना था या माता जो कि पॉलिसी की प्रपोजर थी उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है या वो किसी घटना में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो आपके बेटे को जो किस्तें भरनी थी वो नहीं भरनी होगी। एक और चीज हमें क्लियर कर दूं, एक क्लॉज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पीडब्ल्यूबी राइडर होता है इसकी बेनिफिट की जो उम्र दी गई है वो 25 वर्ष तक है, यानी कि आपको भले ही आपका बेटा बालिग हो जाए उस दशा में भी आपसे पैसा नहीं अदा करा जाएगा। जैसे ही 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे आपके बेटे अथवा बेटी की उम्र के और पॉलिसी की टर्म यदि आगे है तो आपको फर्दर प्रीमियम जमा करने होंगे। तो 25 वर्ष तक आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। शर्त यहाँ एक और है कि लेकिन जो प्रपोजर की मृत्यु है जो कि बीमा का प्रस्तावक था उसकी मृत्यु बच्चे की 18 वर्ष की उम्र पूर्ण होने से पहले हो जाना चाहिए, यानी कि यदि 19वें वर्ष में का बेटा अथवा बेटी हो चुकी और तब प्रपोजर खत्म होता है उस दशा में प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मृत्यु के समय आपका बेटा बालिग हो चुका है और बालिग पॉलिसी में प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर को हम शामिल नहीं कर सकते। ये चीजें ध्यान रखें क्योंकि इससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होती है। तो जो पहला राइडर था वो था प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। अगला जो राइडर देखने को मिलेगा उसका नाम होता है एवी, और एवी का फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंटल बेनिफिट, यानी कि भगवान ना करे यदि दुर्भाग्यवश आपकी मृत्यु किसी एक्सीडेंट में होती है तो जो बीमा समझाने वाले आपको बताते हैं कि आपको एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर डबल पैसा मिलेगा, तो वो आपकी पॉलिसी में एक राइडर जोड़ देते हैं जिसको कि हम नाम देते हैं एबी, यानी कि अब जो आपकी पॉलिसी में दी एक्सीडेंट के थ्रू मृत्यु होगी तो एबी का पैसा भी
आपकी पॉलिसी में जुड़ जाएगा, जो कि आपकी सामान्य मृत्यु के समय एश्योर्ड को दोगुना बनाता है। अगला जो राइडर देखने को मिलता है उसका नाम है एडीडीबी। एडीडीबी राइडर्स का मतलब होता है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। ये राइडर जैसे ही आपकी पॉलिसी में जुड़ जाएगा तो अगेन यदि मृत्यु एक्सीडेंट के थ्रू होगी तो बेसिक सम एश्योर्ड का डबल आपको मिलने वाला है। और एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ जिसमें कि आप खत्म नहीं हुए और विकलांग हो जाते, आगे कमाने लायक नहीं रहते, तो आपको विकलांगता का बेनिफिट भी यहाँ दिया जाएगा। कि विकलांगता बेनिफिट काम कैसे करता है मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि विकलांगता के मायने क्या क्या होंगे, किस चीज को विकलांगता माना जाएगा। विकलांगता का मतलब होता है कोई भी एक्सीडेंट हो, इसमें लकवा एक बीमारी उसको शामिल नहीं करा जाता। कोई एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि आप विकलांग हो जाते हैं और विकलांगता एक्सीडेंट होने के 180 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, तब आपको विकलांग माना जाएगा। यदि ये टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, उस दशा में आप विकलांग होते हैं, तो भी आपको विकलांगता बेनिफिट का लाभ नहीं दिया जाएगा। विकलांगता बेनिफिट काम कैसे करता है, ये जो आपको विकलांगता बेनिफिट के तहत आपका जो भी बेसिक सम एश्योर्ड होता है, सम एश्योर्ड का 10% अगले 10 वर्ष तक आपको दिया जाता है, जो कि आपको विकलांगता के बेनिफिट के रूप में दिया जाएगा। उदाहरण के रूप में मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा और ये लगातार आपको 10 वर्ष तक राशि मिलती रहती है। साथ में आपके द्वारा दी गई किस्तें भी बंद हो जाती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति कमाएगा नहीं तो पैसा जमा ही कहां से कर पाएगा। तो ये तीसरा जो राइडर होता है उसको हम एडीडीबी राइडर के रूप में कहते हैं। एक और चीज, यदि एक्सीडेंटल बेनिफिट का राइडर का भी आपको फायदा मिले तो आपकी मृत्यु अगेन एक्सीडेंट होने के 180 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। चौथा जो राइडर देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल इलनेस राइडर। क्रिटिकल इलनेस राइडर का मतलब 15 से 20 गंभीर प्रकार की बीमारियां हैं जो कि आपकी पॉलिसी में यदि ये शामिल कर लिया जाता है तो आपकी पॉलिसी को एक स्वस्थ बीमा के रूप में भी ये पॉलिसी काम करती है। यानी कि इस बीमा में आपको इतने प्रकार के तो राइडर देखने को मिलेंगे। और हम बात करेंगे अब बीमा के बारे में, उदाहरण के रूप में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं जी। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें, उदाहरण के रूप में यदि मैं देखूं तो एक व्यक्ति होता है मोहन, और मोहन की उम्र यहां पर होती है 25 वर्ष। 25 वर्ष के मोहन ने मनी बैक योजना 721 अपने नाम पर ली। बीमा काम कैसे करेगा, चूंकि इसका जो बेसिक सम एश्योर्ड होता है मैं हर बीमे को बेसिक से ही बताने का प्रयास करूंगा, वो रहेगा 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का बीमा मोहन ने अपने नाम पर लिया। अधिकतम लिमिट कुछ भी नहीं है, आप जितने का चाहें उतनी लाख की जीवन बीमा पॉलिसी अपने नाम पर ले सकेंगे, जो कि आपके परिवार में सहायक सिद्ध होगी। आप जितना ज्यादा कमाते हो उतने से अधिक का बीमा अब जरूर लें। और मोहन को 2 लाख रुपए लेने के लिए इसने जो प्रीमियम का मोड चुना वो चुना मंथली, और मंथली मोड में मोहन द्वारा जो राशि अदा करी गई वो थी 1112 रुपए। यानी कि मासिक किस्त मोहन जो भरने वाला होगा वो होगी 1112 रुपए मासिक। और ये जो पैसे उसको भरने हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ था, ये जो उसको पैसे जमा करने होंगे ये 20 वर्ष तक जमा करने होंगे। यानी पीपीटी की यदि मैं बात करूं तो 20 वर्ष तक उसने जमा करेगा। और यदि 20 वर्ष तक मोहन पैसे जमा करेगा तो इस दौरान मोहन द्वारा जमा की गई राशि होगी 2,61,700। 2,61,700 रुपए कुल मोहन द्वारा जमा हो जाएंगे। टोटल पेमेंट मोहन के द्वारा हो जाएगी। अब बात करेंगे मोहन को आखिर मिलेगा क्या क्या, दिए 2,65,000 रुपए जमा कर देगा तो जैसे ही बीमा पॉलिसी के 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे, 5वें वर्ष में मोहन को बेसिक सम एश्योर्ड जो कि 2 लाख था का 15% जो कि निकल कर आता है 30,000 रुपए। 30,000 रुपए 5वें वर्ष में मिल जाएंगे, जो कि उसकी प्रीमियम में सहायता करेंगे या उसे बीच में पैसे की जरूरत होगी उस दौरान उसकी आर्थिक मदद करने में सहायक होंगे मनी बैक के रूप में। जैसे ही बीमा के 10 साल पूरे हो जाएंगे तो रुपए अगेन 30,000 रुपए उसको वापस से मिल जाएंगे। बीमे के आगे 15 वर्ष पूरे होंगे,
फिर से मोहन के लिए 30,000 रुपए बीमा कंपनी द्वारा दे दिए जाएंगे। और अगेन जैसे बीमे के 20 वर्ष पूरे होंगे तो 30,000 रुपए फिर से बीमा कंपनी द्वारा मोहन के लिए अदा कर दिए जाएंगे। यानी कि लगातार 20 वर्षों तक प्रत्येक 5 वर्ष में मोहन को 30,000 रुपए की रकम मिलती रहेगी, जो कि 2,61,000 का ही पार्ट होते हैं। अभी जैसे ही अब इसको 21वें वर्ष कुछ नहीं जमा करना है, 22वें वर्ष भी कोई पेमेंट नहीं देना, 23वें वर्ष भी कोई पेमेंट नहीं देना और 24वें वर्ष में भी कोई भी पैसा जमा नहीं करना है। जैसे ही 25वां वर्ष आएगा उस दिन मोहन की पॉलिसी पूरी हो जाएगी और मैच्योरिटी के रूप में एक साथ मोहन के लिए 3,30,000 रुपए और भी अदा करा जाएगा। इतने पैसे मोहन को मात्र 1,112 रुपए बचत करने पर बीमा कंपनी द्वारा अदा करे जाते हैं। मैच्योरिटी किन किन चीजों को मिलाकर बनती है, तो इसमें एक समय शॉर्ट शामिल होता है, बेसिक समय शॉर्ट मिलता है आपको, प्लस बोनस मिलता है और प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। इस पॉलिसी में आपको क्या कितना मिला वो भी मैं आपको बता दूं। यदि हम बेसिक समय शॉर्ट की बात करें तो वो आपको मिला है 2 लाख रुपए, तो बेसिक समय शॉर्ट हो गया आपका। प्लस बोनस की यदि मैं बात करूं तो आपको इस पॉलिसी में बोनस मिलने वाला है 2,08,000 रुपए का बोनस मिल जाएगा। यानी कि इसको आप ब्याज के रूप में देख सकते हैं। ये आपकी समझ को विकसित करने में सहायक होंगे। लोगों को लगता है कि हमने पैसा दिया, आपको आखिर एलआईसी ने हमको क्या दिया। देखिए आपने 2 लाख का बीमा लिया था, आपको 2,08,000 रुपए तो ब्याज ही दे दिया एलआईसी ने। और जैसे ही आपका बीमा पूरा होगा उस खुशनसीबी में आपको और भी प्रोत्साहन देने के लिए फाइनल एडिशनल बोनस भी अदा करा जाएगा, जो कि राशि होने वाली होगी 45,000 रुपए आपको गुडविल के रूप में भी अदा करा जाएगा। ऐसे करके आपकी टोटल रकम जो बन जाती है वो होती है 4,50,000 रुपए। ये मोहन को इन 25 वर्षों में मिलने वाले हैं। ये केस उस दशा का है जब तक मोहन ने पैसा जमा करा और मोहन जमा करने की अवधि यानी जितनी की बीमे की टर्म थी उतने समय तक जीवित भी रहा। अब हम बात करेंगे बीमे के पार्ट कैसे काम करेगा। चलिए शुरू करते हैं इंश्योरेंस के पार्ट को, क्योंकि किसी भी बीमे के 2 हिस्से होते हैं, एक सेविंग का पार्ट होता है, दूसरा इंश्योरेंस का पार्ट होता है। बात करेंगे बीमे की तो इसको एक सामान्य बीमा मिलेगा इस पॉलिसी में, सामान्य बीमा जिसकी की रकम होने वाली है 4 लाख रुपए। यानी कि जैसे ही मोहन 1,112 रुपए 1,112 रुपए एलआईसी में जमा करेगा, अगले ही दिन से या उसी टाइम से जैसे ही रसीद कट चुकी होगी 4 लाख रुपए का सामान्य बीमा कवर उसके नाम पर चालू हो जाता है। यदि दुर्भाग्यवश मोहन इस दौरान खत्म हो जाता है तो परिवार के लिए 4 लाख रुपए 1,112 रुपए के बदले में ही प्राप्त हो जाएंगे। और घटना यदि दुर्घटना में होगी या एक्सीडेंटली मृत्यु होती है तो घर वालों को राशि मिलने वाली होगी 6 लाख रुपए एक साथ, और ये पॉलिसी वहीं बंद हो जाएगी। एक एक्सीडेंट ऐसा घटा कि जिसमें मोहन की मृत्यु नहीं हुई लेकिन विकलांग हो जाता है, उस दशा में उसको 2 लाख रुपए का विकलांगता बीमा मिलेगा। और इस 2 लाख रुपए के विकलांगता बीमा के रूप में उसको लगातार 10 वर्षों तक 2 लाख का 10% 20,000 रुपए हर साल मिलते रहेंगे जब तक कि 10 वर्ष पूरे नहीं हो जाते। एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आपके मन में निश्चित रूप से आना चाहिए। यदि बीमा के मान के चलें कि 10 वर्ष बचे ही ना हो सकता है आपको जो एक्सीडेंट घटा वो बीमा के 23वें वर्ष में हुआ, तो अब आपको कैसे मिले, क्योंकि बीमा के 10 वर्ष तो बचे ही नहीं। आखिर उस दशा में कैसे आपको 20,000 रुपए की राशि मिलेगी आपके परिवार के लिए विकलांगता बेनिफिट के रूप में। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, उस दशा में आपको एक साथ ही 2 लाख रुपए अदा कर दिए जाएंगे। यानी कि भले ही आपका टाइम ना बचे बीमे का, लेकिन एलआईसी का वादा है वो अपना हर वादा निभाती है और विकलांगता बेनिफिट के लाभ आपको एक साथ ही एक ही बार में लमसम रूप में अदा कर दिए जाएंगे। ये थे। और साथ में जैसे ही आप ये पॉलिसी ले लेते हैं आपको एक और सुविधा देखने को मिल जाती है, वो होती है लोन की।
वर्तमान समय का हर मानव लोन से जूझ रहा है। समूह की लोन ले रखी है, प्लाट पर लोन ले रखी है, कार का लोन चल रहा है, बाइक लोन पर उठा ली, इत्यादि लोन से उलझा हुआ है। यदि भविष्य में और अब कहीं से जहां से लोन की उम्मीद मिलना लोगों को खत्म हो जाती है, तो आपको LIC पॉलिसी 1 वर्ष बाद ही लोन की सुविधा भी आपको देती है, जिसके तहत आप लोन ले पाएंगे 1 वर्ष बाद ही अपने जमा करने के, जिसमें कि ना तो आपकी सिविल देखी जाएगी, ना आपकी संपत्ति मॉर्गेज करी जाएगी, ना आपका गोल्ड गिरवी रखा जाएगा, और ना बिना किसी कागजी कार्रवाई के 1 से 2 दिन में आपके लोन की राशि आपके निर्धारित बैंक अकाउंट में LIC द्वारा भेज दी जाएगी। इतने सारे फायदे आपको मिले मात्र 1112 रुपए में, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई भी घाटा है। तो क्यों ना मनी बैक पॉलिसी में रुचि दिखाई जाए और आज ही इसको बुक करें। और हाँ, यदि आप इसे 31 मार्च से पहले लेते हैं तो आपको 1 वर्ष का पूरा ब्याज मिलने वाला है, जो कि होने वाली है राशि 9,000 रुपए। यानी कि आप जमा करिए 1112 रुपए और आपकी पॉलिसी में जुड़ चुके होंगे 9,000 रुपए ब्याज के रूप में, जो कि राशि बढ़कर हो जाएगी 10,112 रुपए। तो क्यों ना अपने पैसे को 9 गुना एक दिन में ही कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।